हेलो हेलो। ओके भाई, गुड मॉर्निंग भाई सभी, गुड आफ्टरनून। माय फर्स्ट लाइव क्लास। दीपांशु जी कह रहे हैं, दीवांशु। ओके। आओ फटाफट लाइव आओ। गब्बर कह रहे हैं गुड मॉर्निंग सर जी, गुड मॉर्निंग सर। हरियाणा एसएससी के लिए मेडिकल करने है या नहीं प्लीज? हरियाणा का भाई मैंने कोई सिलेबस नहीं, हरियाणा का वहाँ कुछ भी आ सकता है। तो वहाँ कोई सिलेबस नहीं तो भाई क्या करें? सबसे बड़ी दिक्कत यही है हरियाणा के साथ। कर लो तो बढ़िया है। ओके चलिए भाई, बहुत सारे बच्चे आ रहे हैं। सुंदर कुमार मीणा, आलोक पटेल, रिंकू माथुर, अवधेश, रोहितास सैनी। ओके, लाइन से बच्चे आ रहे हैं। राम बाबू जी आ गए हैं, प्रदीप, अतुल, राकेश, रोशन, राकेश कुमार, सन्नी यादव, उदेश, विक्रम, त्र्यंबकेशी, द्विवेदी, अशोक। ओके, बहुत सारे भाई, सबके नाम नहीं लिए जा सकते। ठीक है। अच्छा बच्चों, हमने कल पढ़ी थी 3 बातें कि न्यूटन के 3 नियम हैं। तो एक था फर्स्ट लॉ ऑफ इनर्शिया, जड़त्व का नियम, जिससे इसने हमें बताया फोर्स की डेफिनेशन। फोर्स वो है जो चीज को चला दे, रोक दे या डायरेक्शन बदल दे। फिर हमने पढ़ा F इजकल टू एम ए। जैसे एक बच्चे ने मेरे पास से क्वेश्चन भेजा था, शायद राकेश कुमार जी उनका नाम था। तो उसमें क्वेश्चन देखो, इस फॉर्मूले में डायरेक्ट क्वेश्चन था कि उसने कुछ ऐसे कहा, मेरे अब जितनी भी वैल्यू याद आ रही है, कि एक वस्तु पे आपने 5 न्यूटन का बल लगाया, अगर वो वस्तु 2 किलोग्राम की है तो उसके अंदर कितना एक्सेलरेशन पैदा होगा। तो फोर्स भी दे रखा था, मास भी, एक्सेलरेशन पूछा था। तो एफ इजकल टू एम ए से आप निकाल देंगे, तो एक्सेलरेशन आ जाएगा इसके अंदर 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तीसरा बच्चों में पढ़ा था एक्शन रिएक्शन लो। आपने किसी पत्थर को हिट किया तो जो आपके पैर में जो चोट लगती है, पत्थर की रिएक्शन होती है। रॉकेट, गन का रिकॉइल करना, नदियों में स्विम करना, सड़क पर चलना, ये सब किसके एग्जाम्पल थे? थर्ड लॉ के। ठीक है, ये बात हम पढ़ चुके हैं। सुमित जायसवाल प्रणाम स्वीकार करें। ठीक है, प्रणाम स्वीकार कर लिया आपका। सेकंड लॉ के एग्जाम्पल नहीं बताए। सेकंड लॉ के कुछ ऐसा एग्जाम्पल नहीं है, बस फोर्स लगाओ एक्सेलरेशन मिलेगा, यही एग्जाम्पल है इसके। और एक्सेलरेशन क्या बच्चों? स्पीड का बढ़ना घटना या फिर डायरेक्शन का बदलना। आज हम लिखेंगे एक शब्द, फ्रिक्शन, घर्षण। फ्रिक्शन लिखो। टाइम पे ही शुरू करते हो सर आप, नहीं करें? फ्रिक्शन, घर्षण। फ्रिक्शन। अच्छा, पहले आपसे एक, सर आज हमारी 2 क्लास है नहीं, वो ऐसे लिख दिया उन्होंने, भी चेंज करा देंगे शेड्यूल में। सर ऐप अपडेट हुई है, पता नहीं भाई। ओके, प्रणाम सभी को। देखो, फ्रिक्शन के बारे में चीज सब ध्यान देना कि फ्रिक्शन कब पिक्चर में आएगा? जब 2 वस्तुएं कॉन्टैक्ट में होंगी, संपर्क में। जैसे मान लो कि एक ही ब्लॉक है, ये जमीन पे चलेगा। जब कोई भी चीज जमीन पे चलती है तो जमीन उसको फ्रिक्शन, घर्षण लगाएगी। तो जब भी वो चीज कॉन्टैक्ट में होंगी, संपर्क में होंगी, तो तब जाके फ्रिक्शन काम करता है। तो उसमें क्लाइन लिखेंगे फ्रिक्शन में, इट इज ए टाइप ऑफ, इट इज ए टाइप ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स। हिंदी में लिखेंगे, यह है एक तरीके का, यह एक तरीके का संपर्क बल है। यह एक तरीके का संपर्क बल है। इट इज ए टाइप ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स। यह एक तरीके का संपर्क बल है। यह एक तरीके का संपर्क बल है, इट इज ए टाइप ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स। अब मैं आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, ये दिख नहीं रहा होगा शायद, ये नया मार्कर है। यह एक तरीके का संपर्क बल है। देखो, एक मेरा क्वेश्चन आपसे, इसका आंसर सब बच्चे देंगे। ये मेरे पास में एक टेबल है, इस टेबल के ऊपर मैंने एक मोबाइल लेटा के रख दिया, ये कंडीशन ए है। और यही मोबाइल जुगा तो इस बार ऐसे खड़ा करके रख दिया,
कंडीशन बी, देखो मेरे पास मोबाइल था, ये डस्टर मान लो, मैंने इसे लिटा के रखा, इसे मैंने ऐसे खड़ा करके रख दिया। तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि इन दोनों में से किस केस में फ्रिक्शन ज्यादा लगेगा, कंडीशन ए में कि बी में? नोन कह रहे हैं, अभी आया हूँ, रिपीट कर दो। रिपीट क्या करना भाई, क्वेश्चन बस शुरू किया मैंने अभी। मुझे बताओ कि एक टेबल के ऊपर दो मोबाइल रखे हुए हैं, एक को लिटा के रखा, एक को ऐसा खड़ा करके रख दिया, सेम मोबाइल है ये, पहले लिटा के रखा, खड़ा करके रख दिया, तो किस केस में फ्रिक्शन ज्यादा लगेगा, ए कंडीशन में कि बी में? सर ट्री से लीव्स का टूटना, अगर पेड़ को हिलाने से पत्तियां गिर रही हैं तो थर्ड लो, फर्स्ट लो का एग्जांपल है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट का। ओके, बप्पी दास जी का अलग सा आंसर आया है, चंदन राय का सही आंसर है। नमस्कार। तो अभी जो मेरे पास आंसर पहुंच रहे हैं उनमें से 50-50 का रेशियो चल रहा है कि ए केस में फ्रिक्शन ज्यादा है, कुछ बच्चे बी भी कह रहे हैं। देखो इसमें पहले केस में देखना, जब मोबाइल लेटा हुआ था तो इतना कॉन्टैक्ट एरिया संपर्क में है, इस वाले में इतना है, तो आपको क्या लगा होगा कि यहाँ पे क्षेत्रफल ज्यादा है, तो फ्रिक्शन क्या लगना चाहिए, ज्यादा। जबकि दोनों केस में फ्रिक्शन लगेगा सेम। फ्रिक्शन जो होता है ना, वो कॉन्टैक्ट एरिया पे संपर्क क्षेत्रफल कितना है उस पर डिपेंड करता ही नहीं है। अब ये फ्रिक्शन डिपेंड किस पर करता है वो आपको समझनी है। ये क्वेश्चन अगर आ जाए तो मैं कहता हूँ बच्चों को हर क्लास में कि लाइन से बहुत सारे बच्चे गलत कर देंगे। बच्चों को लगता है कि जहां पर क्षेत्रफल ज्यादा होता है वहां फ्रिक्शन ज्यादा लगता होगा, जहां क्षेत्रफल कम है वहां फ्रिक्शन कम लगता होगा। नहीं, फ्रिक्शन डिपेंड किस पर करता हो, देखो इसका फॉर्मूला देखेंगे, देखेंगे फ्रिक्शनल फोर्स, घर्षण बल, फ्रिक्शनल फोर्स घर्षण बल। इसे लिख रहा हूं मैं बच्चों स्मॉल एफ से। फ्रिक्शन फोर्स का फॉर्मूला होता है बच्चों एफ इज इक्वल टू म्यू एम जी कोस थीटा। अब मैं इन सबके मतलब बताऊंगा। पहले जो मैंने लिखा सिंबल म्यू, पहले सब पढ़ना सीखो, इसे पढ़ते क्या हम, म्यू, ठीक है। अब जो एम है यह मास द्रव्यमान, ये वस्तु कितने किलो की है ये उसका मास है। जो होता है बच्चों ग्रेविटी, ये अपना अगले क्लास में चैप्टर आ जाएगा ग्रेविटी। इसका पूरा नाम होता है एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, शॉर्टकट में आप ग्रेविटी भी कह सकते हो, गुरुत्व त्वरण। अगर हम पृथ्वी की बात करें तो इसकी वैल्यू होती है ग्रेविटी की 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये सारी बातें बताऊंगा मैं ग्रेविटी वाले चैप्टर में। अभी के लिए फिलहाल याद कर लो कि पृथ्वी पर ग्रेविटी की वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। ये थीटा तो एंगल है, बताऊंगा बाद में। अब देखो ये जो म्यू है बच्चों, इसे हम बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, घर्षण गुणांक। और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आपको बताता क्या है, ये आपको बताता है, यहीं पे लिख लेना, ये आपको बताता है नेचर ऑफ सरफेस, सतह की प्रकृति के बारे में, कि सतह खुदरी है कि चिकनी है। खुदरी है तो म्यू की वैल्यू ज्यादा होगी, चिकनी है तो कम होगी। नेचर ऑफ सरफेस, सतह की प्रकृति, की सतह चिकनी है कि खुदरी है, सतह की प्रकृति। तो अगर म्यू की वैल्यू ज्यादा होगी तो फ्रिक्शन, म्यू की वैल्यू अगर ज्यादा होगी, अगर सतह है रफ खुदरी है तो म्यू ज्यादा होगा, अगर रफ सरफेस है खुदरी सतह है तो म्यू की वैल्यू ज्यादा, सरफेस स्मूथ चिकनी है तो म्यू की वैल्यू कम। अब मुझे आप एक चीज बताओ, अब यहां ध्यान देना। सबसे पहले एक चीज देखो, ये मैंने दो मोबाइल लिए, मैंने कहा था कि दोनों कैसे मोबाइल सेम है, एक बार लिटा के रखा, एक बार ऐसे करके रख दिया। मान लो कि मोबाइल मेरा है 200 ग्राम का, 200 ग्राम, तो यहाँ भी इसका वजन कितना है 200 ग्राम। तो फ्रिक्शन एक तो डिपेंड करता है कि वस्तु का वजन कितना है, उसका द्रव्यमान कितना है। तो यहाँ भी वस्तु 200 ग्राम की है, यहाँ भी 200 ग्राम की, तो यानी मास तो सेम ही है। फ्रिक्शन डिपेंड करता है मास पर, अगर मास ज्यादा हो, एक वस्तु 5 किलो की 12 किलो की हो,
तो फ्रिक्शन ज्यादा किस पे लगेगा, 12 किलो वाली पे। जितना ज्यादा मास उतना ज्यादा क्या लगेगा, फ्रिक्शन। दूसरी चीज, एक फ्रिक्शन डिपेंड करता है ग्रेविटी पे। अगर ये दोनों के दोनों एक ही टेबल पर रखे हुए, दोनों के दोनों, जब दोनों केस में मोबाइल आपने टेबल पर रखा, धरती के ऊपर रखे हुए, तो यहाँ भी ग्रेविटी 9.8 काम कर रही है, इस पे भी जी 9.8 लग रहा है, इस पे भी 9.8 लग रहा है। तो दोनों के ऊपर भाई मोबाइल तो सेम ही है, तो 200 ग्राम 200 ग्राम मास तो सेम है। दोनों मोबाइल धरती के ऊपर के टेबल पर रखे हुए हैं, तो धरती पे ग्रेविटी कितनी होती है, 9.8। तो एम भी सेम, जी भी सेम। म्यू बता रहा आपको सतह की प्रकृति। अगर दोनों के दोनों मोबाइल टेबल के ऊपर रखे हुए हैं, तो जैसी सरफेस चाहे चिकनी हो चाहे खुदरी हो, दोनों के लिए म्यू भी कैसा होगा, सेम। तो इस फॉर्मूले में देखो, क्या इस फॉर्मूले में कहीं पे एरिया लिखा हुआ है क्या, नहीं। ऑनलाइन क्लास है भाई बिल्कुल। तो आपने देखा होगा कि इस फॉर्मूले में जो फ्रिक्शन का जो फॉर्मूला है, F इजकल टू म्यू एम जी कोस थीटा, यहाँ पे फ्रिक्शन केवल इस बात पर डिपेंड करता है कि वस्तु कितनी भारी है। अगर सेम ही मोबाइल है तो मास कैसे होंगे, सेम। एक फ्रिक्शन डिपेंड करता है कि ग्रेविटी कितनी है। भाई चांद पे ग्रेविटी कुछ और है, अर्थ पे कुछ और है, जुपिटर पे कुछ और है। अगर दोनों मोबाइल एक ही टेबल पर धरती पर रखे हुए हैं, तो ग्रेविटी दोनों केस में कैसी होगी, सेम। म्यू बता रहा आपको सतह की प्रकृति। सतह दोनों केस में सेम ही है, एक ही टेबल है। तो यानी कि जो फ्रिक्शन है वो कभी एरिया के ऊपर डिपेंड करता ही नहीं है, वो डिपेंड करता है वस्तु कितनी भारी है, ग्रेविटी कितनी है, और सतह कैसी, सतह चिकनी है कि खुदरी है। अगर मैं कहता कि एक मोबाइल रखा है चिकनी सतह पे, एक रखा खुदरी पे, तो फ्रिक्शन में फर्क पड़ता। अगर दोनों मोबाइल एक ही टेबल पर रखे हैं तो फ्रिक्शन में प्रभाव पड़ेगा नहीं। ये थीटा बता रहा है कि आपका जो सरफेस है वो कैसा है। जैसे मान लो कि अगर मैं मोबाइल को एक कोत रख दूं ऐसे, ऐसे किसी थीटा एंगल पे एक सरफेस है उस पे, और एक मोबाइल को रख दूं मैं ऐसे, तो फिर फ्रिक्शन बदल जाएगा। तो जैसे यहाँ पे आपको पता है कि फ्रिक्शन कम लगेगा, चीज जल्दी फिसलने की संभावना बनेगी। तो होता क्या है कि फ्रिक्शन एक तो इस बात पर डिपेंड करता है कि जो सरफेस है कितने एंगल पे झुका हुआ है, इंक्लाइनेशन एंगल कितना है, एक वस्तु का मास कितना है, ग्रेविटी कितनी है, सतह की प्रकृति कैसी है। फ्रिक्शन कभी एरिया पे डिपेंड करता ही नहीं है। तो जनरल मिसकॉन्सेप्शन है हमारे यहाँ पे, ठीक है। आई बात समझ में। तो यहाँ पे एक चीज लिखेंगे हम, वो लिखेंगे पहले, यहाँ पे एक लाइन लिखो कि अच्छा दूसरा, फ्रिक्शन इस बात पे डिपेंड नहीं करता। मान लो कि ये एक टेबल है, ये सेम वस्तु है, इस पे पहले वस्तु भगा रहे हैं आप 2 की स्पीड से, 2 मीटर पर सेकंड से, आप भगाना शुरू कर दो 5 मीटर पर सेकंड से। स्पीड कितनी है वस्तु की, उसमें फ्रिक्शन डिपेंड नहीं करेगा, क्योंकि ना फॉर्मूले में स्पीड लिखा है ना फॉर्मूले में एरिया लिखा है। तो फ्रिक्शन क्षेत्रफल पे स्पीड पे डिपेंड नहीं करता, वस्तु की स्पीड कितनी है, उसका कितना एरिया कॉन्टेक्ट में है। फ्रिक्शन डिपेंड करता है वस्तु का मास कितना है, वस्तु कैसी सतह पर रखी हुई है, और ग्रेविटी कितनी है, और वो कितने एंगल पर झुके हुए तल पर रखी हुई है। तो यहाँ पे लिखेंगे, एक लाइन लिखेंगे, फ्रिक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन, फ्रिक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन, फ्रिक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन कॉन्टैक्ट एरिया, फ्रिक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन, फ्रिक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन कॉन्टैक्ट एरिया एंड स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट। हिंदी में लिखेंगे, घर्षण, संपर्क क्षेत्रफल और वस्तु की चाल पर निर्भर नहीं करता है, ठीक है। फ्रिक्शन, घर्षण, संपर्क क्षेत्रफल, संपर्क क्षेत्रफल, घर्षण संपर्क क्षेत्रफल और वस्तु की चाल पर निर्भर नहीं करता है। अब मैं इस फॉर्मूले को थोड़ा दोबारा लेकर आऊंगा। अभी मैंने केवल जो पहले मैंने क्वेश्चन पूछा उसकी एक्सप्लेनेशन दी कि घर्षण संपर्क क्षेत्रफल पर वस्तु की चाल पर निर्भर नहीं करता है, क्योंकि जो फ्रिक्शन डिपेंड करता है वो 3 फैक्टर पर डिपेंड कर रहा है, ग्रेविटी पे, मास पे और सरफेस कैसा है, और एक साथ में एंगल कैसा है। उसे मैं लेकर आऊंगा दोबारा। अरे चंद्रशेखर जी आप पागल हो गए, कल भी आपने क्वेश्चन पूछा था, मैंने कल भी कहा था कि जब किसी लिक्विड का जो वेपर का जो प्रेशर है जब एयर प्रेशर के बराबर हो जाता है तभी लिक्विड उबलने शुरू करते हैं। डेफिनेशन है बॉइलिंग की, कि कुछ चीज बॉइल कब होती है, जब वेपर का प्रेशर और उस लिक्विड की वेपर का प्रेशर बाहर के प्रेशर के बराबर हो जाए। प्रदीप जी पढ़ाना है वो मुझे, मैं शायद मंडे को पढ़ाऊंगा वो, ठीक है, इस बार मंडे को पढ़ा देंगे। अच्छा यहाँ पे थीटा लिखो भाई, थीटा का मतलब यहाँ पे क्या है, इनक्लाइनेशन एंगल, झुकाव कोण। थीटा का मतलब यहाँ पे झुकाव कोण, थीटा का मतलब यहाँ पे झुकाव कोण, थीटा का मतलब यहाँ पे
झुकाव कोण। अब मैं इसे फॉर्मूले को दोबारा से ले रहा हूं, अब इसे हम ज्यादा बढ़िया समझ पाएंगे, थोड़ा ध्यान देंगे। देखो अब मुझे समझ में आया कि जब भी फ्रिक्शन की बात करेगा पेपर में, मैं साइड में फॉर्मूला लिखूंगा म्यू एम जी कोस थीटा। तो मैंने क्या देखा, फर्स्ट पॉइंट कि अगर द्रव्यमान मास ज्यादा है, वस्तु भारी है, तो फ्रिक्शन क्या लगेगा उसके ऊपर, ज्यादा। सेकंड में मैंने क्या देखा कि अगर ग्रेविटी कहीं पे ज्यादा है, जिस प्लेनेट पे, जिस ग्रह पे ग्रेविटी ज्यादा होगी, वहां फ्रिक्शन भी कैसा होगा, ज्यादा। तीसरा मैंने कहा अगर म्यू की वैल्यू ज्यादा हो, यानी कि सरफेस रफ हो, खुदरी हो, खुदरी सरफेस के लिए म्यू ज्यादा होता है, घर्षण गुणांक, तो वहां फ्रिक्शन भी कैसा लगेगा, ज्यादा। चौथी चीज, अगर मैं वही थीटा की वैल्यू बढ़ा दूं, अगर मैं एंगल बढ़ा दूंगा ना, तो थीटा बढ़ने में फ्रिक्शन कम हो जाएगा। आपको देखना, मान लो कि एक सरफेस तो ऐसी है, यहाँ थीटा इतना है, और एक सरफेस ऐसी है, तो यहाँ पे एक वस्तु रखी हुई है, एक यहाँ रखी हुई है, यहाँ जल्दी फिसल जाएगी, यहाँ फ्रिक्शन कम लगेगा। तो एंगल बढ़ने पर, झुकाव कोण बढ़ने पर फ्रिक्शन की वैल्यू कैसी होती है, घटती है। इसे उतार लो। सर मार्कर आवाज क्यों कर रहा है, वही है कि जैसे यहाँ पे कुछ ना कुछ एनर्जी साउंड में कन्वर्ट हो रही है, फ्रिक्शन ज्यादा है। स्क्रीनशॉट क्यों नहीं ले पा रहे भाई, ये तो किसी भी ऐप में नहीं ले सकता, स्क्रीनशॉट लोगे तो वो तो होता ना कि कंटेंट वायलेशन हो जाता उसका, वो प्राइवेसी का। स्क्रीनशॉट क्यों नहीं ले पा रहे, ठीक। अब देखो, एंगल बढ़ने पर केवल फ्रिक्शन कम होगा, अदरवाइज मास ज्यादा फ्रिक्शन ज्यादा, ग्रेविटी ज्यादा फ्रिक्शन ज्यादा, म्यू घर्षण गुणांक की वैल्यू ज्यादा तो भी फ्रिक्शन ज्यादा। लेकिन अगर एंगल बढ़ा तो फ्रिक्शन कैसा, कम। या आप ऐसे भी कर सकते हो, देखो इस चीज को, अगर आप थोड़ा सा और अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने की कोशिश करना चाहते हो तो एक चीज देखो, ये बच्चों मैंने लिखा कोस थीटा, थीटा की वैल्यू मैंने बच्चों मान ली 0 डिग्री, 30, 45, 60, 90। अच्छा आपको पता है कि कोस 0 कितना होता है बच्चों, 1। कोस 30 कितना होता है हमारा, √3/2। कोस 45 होता है 1/√2। कोस 60 कितना होता है, 1/2। और ये कितना होता है, 0। तो आपने क्या देखा कि जैसे जैसे थीटा की वैल्यू बढ़ती है, थीटा बढ़ेगा, थीटा बढ़ रहा है 0, 30, 60, 45, 90, तो थीटा बढ़ने पर कोस थीटा की वैल्यू घटती है। तो एक्चुअल में होता है क्या, जब थीटा बढ़ता है तो कोस थीटा की वैल्यू घटती है। अगर कोस थीटा घटेगा तो फ्रिक्शन भी क्या होगा, इसलिए घटेगा, दोनों प्रोपोर्शनल है। तो होता क्या है कि थीटा के बढ़ने पर कोस थीटा की वैल्यू घटती है, और कोस थीटा घट रहा पूरा का पूरा, इसलिए आपका फ्रिक्शन घट रहा है, घर्षण इसलिए घट रहा है आपका, ठीक है। तुमने क्या देखा, फ्रिक्शन जब भी पेपर में आए तो मैंने कहा कि जो फ्रिक्शन है उसके लिए एक ही फॉर्मूला है अपने पास में, म्यू एम जी कोस थीटा। तुमने क्या देखा कि मास अगर बढ़ा दें, वस्तु अगर 1 से 5 किलो कर दें, मास बढ़ते ही घर्षण बढ़ेगा। क्यों भाई, दोनों प्रोपोर्शनल है, एक लाइन में समानुपाती। अगर ये भी नहीं पता तो भाई मैं कुछ कर नहीं सकता, ठीक है। दूसरी चीज, विक्रम कह रहे रिप्लाई क्यों नहीं देते भाई, क्या रिप्लाई है तुम्हारा, मैं मेरा भी नाम ले दो, क्या रिप्लाई करूं उस चीज का, तुम्हारा नाम ले दो, क्यों, मेरा नाम ले दो, ये रिप्लाई करो उनका। तुम्हारे इस चक्कर में 3 मिनट खराब कर दी तुमने पूरी क्लास की। अच्छा, ग्रेविटी ज्यादा होगी तो भी फ्रिक्शन कैसा होगा, ज्यादा। तो मास ज्यादा फ्रिक्शन ज्यादा, ग्रेविटी ज्यादा फ्रिक्शन ज्यादा। मैंने आपकी म्यू की वैल्यू ज्यादा, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ज्यादा, अगर घर्षण गुणांक ज्यादा होगा, अगर म्यू की वैल्यू ज्यादा होगी तो भी फ्रिक्शन कैसा होगा बच्चों, ज्यादा। अच्छा, इसके अलावा मैंने कहा कि आप थीटा की वैल्यू बढ़ाएंगे तो कोस थीटा की वैल्यू घटती है, वो मैंने बता भी दिया, थीटा बढ़ने पर कोस थीटा घटता है। तो इसलिए जब भी थीटा बड़ा होगा, एंगल बड़ा होगा, तो फ्रिक्शन क्या लगेगा वहां पे, ज्यादा। अरे अब समझ में आया कि नहीं आया बताओ, अगर नहीं आया तो मैं डाउट ले लेता हूँ कि कहाँ पे दिक्कत नहीं आया। संदीप भाई जैसे क्या होता है, जैसे एक टायर में पूरी हवा भरी है और एक में हवा कम निकली हुई है, तो हमें क्या लगता है कि जब टायर में हवा निकल जाएगी ना तो उसका क्षेत्रफल ज्यादा कॉन्टेक्ट में होगा। ग्रेविटी वाला चैप्टर आ गया आएगा भाई, तो ग्रेविटी को भी समझ लो कि ऐसे की ग्रेविटी कुछ चीज होती है, तो समझ में आ जाएगा। एक बच्चा कह रहा है कि कोस थीटा और थीटा दोनों अलग कैसे हुए। अरे थीटा कोई वैल्यू है 20, 30, 50, 60, तो थीटा के हिसाब से फिर कोस थीटा निकालते हो ना भाई। देखो मैंने कहा कि आपने, ये आपका सरफेस है, आपका सरफेस थीटा 30 डिग्री पर झुका हुआ है,
तो cos 30 की जो वैल्यू होगी ना, तो cos 30 आपका बच्चा आएगा √3/2। अगर ये झुका होता कितने पे, बिल्कुल 0 पे होता है, बिल्कुल ऐसे होता, ये किसी एंगल पे होता ही ना, तो cos 0 आपका कितना होता है, cos 0 आपका होता है 1। यानी कि जब बिल्कुल ही प्लेन सरफेस होगा, मतलब कि आपका थीटा अगर बिल्कुल ही ऐसा प्लेन सरफेस हो, आपका सरफेस ऐसे झुका ही ना हो, सबसे ज्यादा फ्रिक्शन लगता है प्लेन सरफेस पे, ऐसे पे। जैसे आप एंगल बढ़ाते रहते हो ना, तो फ्रिक्शन कम होता रहेगा, होता रहेगा, होता रहेगा। अगर मैं बिल्कुल ही 90 कर दूंगा ना सरफेस को, ऐसे कर दूंगा 90, तो कोस 90 होता है 0, तो फ्रिक्शन 0 हो जाएगा। अगर ऐसे कोई सरफेस है, यहाँ कोई वस्तु रखना, तुरंत नीचे गिर जाती है वो, क्योंकि फ्रिक्शन लगता ही नहीं है उस पर। नहीं आया क्या? कुछ 2-3 बच्चे कह रहे नहीं आया वगैरह। वीडियो रुक रहा है, वीडियो तुम्हारा रुक रहा है भैया, अकेले का सबका चल रहा है। ओके, अगर नहीं समझ में आया, चलो मैं दोबारा ट्राई करता हूँ, 1 मिनट रुको। देखो यहाँ एक चीज देखना, इसे नहीं आ रहा, यहाँ देखो, ओके 1 और 3 सेम है? नहीं, 1 बता रहा है आपको वस्तु भारी तो फ्रिक्शन ज्यादा। 3 पॉइंट जो शुरू से देख रहा है उसे पता है म्यू का मतलब होता है कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, घर्षण गुणांक। इसका मतलब होता है कि सतह कैसी है, सतह अगर खुदरी है यानी म्यू ज्यादा है तो फ्रिक्शन क्या लगेगा, ज्यादा। अब मुझे बताओ, मैंने एक सरफेस तो बच्चे ही लिया, ये एक वस्तु रखी है, एक ये, एक ये, एक ये, तो आपको एक चीज पता है यहाँ पे साफ साफ कि सबसे ज्यादा जो फ्रिक्शन लगेगा वो इस केस में लगेगा। यहाँ वस्तु बिल्कुल चिपकी ऐसे जैसे रखी है ना, वैसे की वैसी रहेगी। लेकिन यहाँ पे जैसे आपने थोड़ा सा एंगल लिया, तो उसकी ज्यादा थोड़ी सी इसके केस में थोड़ी ज्यादा सरकने की संभावना बनेगी। आपने से थोड़ा सा एंगल और बढ़ा दिया तो सरकने की और संभावना बनेगी। एंगल बिल्कुल ही 90 ले लिया, वस्तु तुरंत गिरी जाएगी। तो हमने क्या देखा कि जैसे जैसे हमारा एंगल बढ़ रहा है, कोण बढ़ रहा है, 0 से मैंने 30 लिया, 70 लिया, 90 लिया, जैसे एंगल बढ़ेगा तो फ्रिक्शन आपका कम होता रहता है। ठीक है, तो जैसे जैसे कोण बढ़ता है तो फ्रिक्शन की वैल्यू कैसी होती है आपकी, कम। क्यों? यहाँ पे एक चीज देखो कि आप फॉर्मूले से चेक कर लेना, जैसे आपने कोस, यहाँ पे एंगल है आपका 0 डिग्री, कोस 0 कितना होता है 1, तो 0 डिग्री पे कोस की वैल्यू होती है मैक्सिमम। जब मैंने 90 ले लिया तो कोस 90 होता है 0। अगर मैं थीटा 90 ले लूंगा तो कोस 0 0 हो जाएगा, कोस 90 0 हो जाएगा, तो फ्रिक्शन 0 हो जाएगा आपका। रामलाल जट कह रहे मैं परिवार लाइव हूं, अच्छा लग रहा है। ओके, नल ये भी कोई जरूरी नहीं है भाई, अभी ये टॉपिक पूरा होने दो, अभी मैंने शुरुआत की है। जब टॉपिक पूरा हो जाएगा सारी बातें समझ में आ जाएंगी। क्लियर? चलो चलिए यहां देखेंगे। अब मैं इस बात को थोड़ा सा और आगे बढ़ा रहा हूं, वो देखना। मतलब ट्रिग्नोमेट्री की समझ आपको भाई होनी चाहिए कि थीटा बढ़ता है तो कोस थीटा की वैल्यू घटती है, ये बातें आपको आनी चाहिए। अगर ये नहीं आएंगे ना तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री का बहुत जगह यूज होगा फिजिक्स में आगे भी। क्लियर है? नो डाउट। ओके, डाउट की स्पेलिंग क्या होती है भाई? चंदन यादव क्या लिख रहा था डाउट की स्पेलिंग? DOUGHT। चलो देखो, अब बच्चे यहाँ पे एक चीज देखेंगे, ध्यान से देंगे। एक सरफेस है, इसके ऊपर मैंने एक वस्तु रख दी, ठीक है। अगर इस वस्तु का द्रव्यमान m हो, मास कितना हो किसी वस्तु का m, तो हम आगे एक चीज पढ़ेंगे कि किसी वस्तु का अगर मास m है, द्रव्यमान m है, तो उस वस्तु का भार, उसका वेट होता है बच्चों mg। तो किसी वस्तु का जो वेट है ना, भार जो है वो हमेशा नीचे की तरफ काम करता है, और वेट का फॉर्मूला क्या होता है? वेट होता है, भार होता है mg के बराबर। जी यहाँ पे ग्रेविटी है। अब एक चीज समझो, जैसे आपने इस ब्लॉक को इस टेबल पर रखा, तो टेबल बुरा मान जाएगी कि मेरे पर क्यों आई, तो टेबल बुरा मान के इसके ऊपर एक फोर्स लगाएगी, उसे हम बोलते हैं नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन, लंबत प्रतिक्रिया, लंबत प्रतिक्रिया। ये प्रतिक्रिया किसकी होती है? सतह की। जैसे आपने इस ब्लॉक को टेबल पर रखा था, तो टेबल ने इसके ऊपर एक फोर्स लगाती है, उसे हम बोलते हैं नॉर्मल रिएक्शन, लंबत प्रतिक्रिया। कोई भी सरफेस ये काम करता है, कोई भी। तो मुझे यहाँ पे एक चीज बताओ कि भाई क्या हो रहा है, बड़ी जल्दी खत्म हो रही है यार पेन, ये इंक वगैरह इनकी।
तो अब एक चीज देखना कि जो नॉर्मल रिएक्शन होती है ना एन, ये होती है mg के बराबर। तो मैंने आपको एक फॉर्मूला पढ़ाया था, F इजकल टू म्यू एम जी कोस थीटा। तो आप इस mg की जगह n भी पुट कर सकते हो, तो आपको एक फॉर्मूला बन जाएगा फ्रिक्शन का, F इजकल टू म्यू mg की जगह लंबवत प्रतिक्रिया नॉर्मल रिएक्शन, साथ में क्या बन रहा था आपका कोस थीटा। तो आपका ये फॉर्मूला भी सही है, आपका ये फॉर्मूला भी सही है। ये फॉर्मूला मैंने आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने के लिए बताया, अदरवाइज एक्चुअल फॉर्मूला में ये लिखते हैं फ्रिक्शन का म्यू एन एम जी, म्यू एन कोस थीटा, और एन क्या लंबवत प्रतिक्रिया, और इसका मान किसके बराबर होता है एम जी के बराबर। ठीक है। तीसरा केस अगर आपसे बोलूं कि अगर बिल्कुल समतल सरफेस हो, प्लेन सरफेस हो, प्लेन सरफेस समतल अगर सतह है, तो समतल सतह का मतलब होता है बच्चों कि समतल बिल्कुल ऐसी सतह, यानी कोई एंगल नहीं होना चाहिए, कोई ऐसा कोण ना हो, बिल्कुल समतल। तो समतल सतह का मतलब होता है कि आपका थीटा कितना है 0 डिग्री। आपको पता है कि समतल सतह के लिए थीटा 0 है, तो कोस 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 1, तो यहाँ पुट कर दो। तो आपका फॉर्मूला बन जाएगा समतल सरफेस के लिए F इजगल टू म्यू एन, या एन की अगर आप वैल्यू पुट कर देंगे F इजगल टू म्यू एम जी। तो समतल सतह जो होती है वहां पे कोस थीटा की वैल्यू होती है 1, क्योंकि समतल प्लेन सरफेस समतल सतह का मतलब होता है थीटा 0 डिग्री और कोस 0 होता है 1। तो फॉर्मूले में कोस 0 की वैल्यू 1 पुट कर दोगे तो आपका फॉर्मूला बन जाएगा म्यू एम जी या म्यू एन। तो प्लेन सरफेस के लिए कोस थीटा लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्लेन सरफेस के लिए थीटा होता है 0, कोस 0 की वैल्यू कितनी हो जाती है आपकी 1। मास अगर इक्वल है तो कोस के मान पे, हाँ मुकेश जांगड़ जी, मान लो कि दो वस्तु 2-2 किलो की है, पर एक किसी एंगल वाली सरफेस पर रखी है और वो प्लेन पर रखी है, तो यहाँ फ्रिक्शन कम लगेगा। जितना बड़ा एंगल होगा फ्रिक्शन उतना ही क्या लगेगा, कम लगेगा। सर क्लास में आप कमेंट पढ़कर ऐसे हंसते रहो, माइंड फ्रेश जल्दी होता है और पढ़ने में इंटरेस्ट ज्यादा बढ़ रहा है। सर मैं आज लाइव आया हूँ, फैक्ट्री में जॉब करता हूँ 12 घंटे। सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, क्या लास्ट तक ऐसे ही पढ़ाओगे या कोचिंग की तरह लास्ट में भाग मत जाना प्लीज। अरे भाई कैसे बातें कर रहा है ये। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे साइंस 3 बैच के भी हैं, और 30 क्लास से मैंने पढ़ाई है बच्चों को। अभी मैंने उनकी 1-2 क्लास रहती है, उन्हें मैंने टाइम भी दिया कि पहले आप ये पूरा रिवाइज करो। हद है भाई है? जैसे क्लास में लेता हूँ पहली वैसी आखिरी। कोस 90 पे हाँ 0 हो जाएगा फ्रिक्शन, क्योंकि थीटा अगर 90 है तो कोस 90 होता है 0, तो फ्रिक्शन तब 0 हो जाता है प्लेन सरफेस के लिए। अब मैं आपके सामने एन होता है नॉर्मल रिएक्शन, प्रतिक्रिया। जब कोई, जैसे मान लो कि मैंने, मेरा हाथ है ये, मेरे हाथ के ऊपर मैंने एक मार्कर रख दिया, तो मेरा हाथ इस मार्कर पे एक प्रतिक्रिया लगाएगा, उसे बोलते हैं हम सतह की प्रतिक्रिया, नॉर्मल रिएक्शन। और इस मार्कर का वजन कहाँ पे काम करेगा, नीचे। तो जब भी कोई वस्तु कहीं पर रखी होती है ना, तो उसका वेट नीचे काम करता है और उसके ऊपर प्रतिक्रिया ऊपर काम करती है। गुड मॉर्निंग दिवाकर भाई, ठीक है। अच्छा अब मैं आपके सामने फिर से 2-4 बातें लिख रहा हूं, अब यहां देखेंगे फटाफट देखो। अब मैं जो लिखूंगा ना, अगर आपको ये समझ में आया तो समझ जाना कि मेरा अभी तक का आपका बैठना सफल है। अगर यहां तक की बात समझ में नहीं आई तो फिर आपने टाइम खराब किया। सबसे पहले अगर मान लो कि फ्रिक्शन का कोई फॉर्मूला पूछे, बोलेंगे फ्रिक्शन होता है म्यू एन। म्यू क्या होता है, सतह की प्रकृति, और एक है सतह की प्रतिक्रिया, रिएक्शन। लेकिन अगर आपको एन की वैल्यू पुट करनी है तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, म्यू एम जी। अगर आपका वस्तु किसी इंक्लाइंड सरफेस पर रखी है, किसी ऐसे सरफेस पर रखी है जो किसी कोण पर झुका हुआ हो, अगर आपका फॉर्मूला क्या बन जाता है, ऊपर से म्यू एन कोस थीटा। अगर आप एन की वैल्यू पुट कर देते हैं तो बन जाता है म्यू एम जी कोस थीटा। अगर बिल्कुल प्लेन सरफेस है तो म्यू एन या म्यू एम जी। अगर वस्तु किसी इंक्लाइंड सरफेस पे है तो म्यू एन कोस थीटा या म्यू एम जी कोस थीटा। तो यहां से मुझे क्या समझ में आया कि फॉर्मूले में कहीं पर एरिया नहीं है तो फ्रिक्शन क्षेत्रफल पर डिपेंड नहीं करेगा। फॉर्मूले में कहीं पर स्पीड नहीं है तो फ्रिक्शन स्पीड पर भी डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है। अब यहां तक की बात क्लियर है कि नहीं है। रामलाल जाट जी कह रहे हैं प्लेन सरफेस वाला दोबारा बताओ। भाई दोबारा देखना वीडियो, बीच में से आए हो तुम लाइव, ठीक है। तो ये जो मैंने 4-5 बातें बताई है देखो, और एक ना बीच में से कोई बच्चा अगर लाइव आके बोलेगा ना रिपीट कर दो, तो भाई ये बदतमीजी नहीं करनी बिल्कुल भी। बीच में आकर अपना बोलो कि लाइव दोबारा बता दो। बाकी बच्चों के समय का इज्जत करो। इन समय फ्रिक्शन को एक फॉर्मूला बताओ, ऐसे कैसे बताना भाई, किसी एक को फॉर्मूला, सारे फॉर्मूले हैं भाई। ये फॉर्मूला है एन,
एम की वैल्यू आपने पुट कर दी mg। कई बार ऐसे हो जाएगा ना, फ्रिक्शन बोल देगा, फ्रिक्शन क्या सतह की प्रतिक्रिया पर डिपेंड करती है क्या? करती है, तो ये भी सही है। कई बार वो मान लो कि आपसे बोल देगा क्या फ्रिक्शन मास पर डिपेंड करता है, ग्रेविटी पर डिपेंड करता है? करता है। क्या फ्रिक्शन किसी झुकाव कोण पर, इंक्लाइनेशन एंगल पर डिपेंड करता है क्या? करता है। सारे फॉर्मूले सही हैं ये म्यू एन है, बस एन की वैल्यू पुट कर दी mg, तो ये गलत थोड़ी ना हो गया, ये भी सही है। अगर सरफेस बिल्कुल प्लेन नहीं है, बिल्कुल समतल सतह नहीं है, किसी कोण पर झुकी हुई है, तो फिर आपको थीटा भी लगाना पड़ेगा दोनों जगह। इसमें एक क्या बताऊं मैं, जो मैंने लास्ट में 4 बातें लिखी और कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो कम से कम भाई आपको इतना तो लिखना ही पड़ेगा कि एरिया और स्पीड ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड नहीं करता। अगर आपको इतना समझ में आ रहा तो बात बन जाएगी। ओके, अगर थीटा का मान 90 से ज्यादा है ना भाई, तो फिर आपके लिए थीटा का मान अगर 90 से ज्यादा हो गया, ऐसे ले लिया आपने, तो आप ऐसे वस्तु नहीं रख सकते। फिर आपके लिए मान लो कि वो फ्रिक्शन नेगेटिव हो जाएगा। आपको फिर वस्तु मान लो कि आपने यहाँ रखी फिर यहाँ रखी, उस पर डिपेंड करेगा। तो इस थीटा की वैल्यू जो लेंगे हम 0 से 90 के बीच में, फिर उसके लिए हम यहाँ पे एंगल, ये हमारा जो बन रहा था ना, फिर 180 में से घटा के फिर इस वाले को एंगल मान लेंगे हम। तो थीटा की वैल्यू 0 से 90 के बीच के हिसाब से करेंगे। थीटा की वैल्यू 90 से ज्यादा लोगे ना, तो फिर कोस फ्रिक्शन नेगेटिव आने लगेगा फिर वो। चलो अब यहाँ देखो भाई, मैं बता दूंगा, धीरे धीरे अभी आगे बढ़ रहे हैं आराम आराम से। सर सेकंड में किस पर निर्भर नहीं करता? स्पीड, चाल और एरिया, क्षेत्रफल। ठीक है सर, एन क्या है? शुरू से क्लास देखो, पता चल जाएगा एन क्या है, 20 बार बता दिया एन क्या है। अब देखो यहाँ पे आगे, हाँ, अब भाई एक चीज और हम देखने वाले हैं यहाँ पे, कि जो हमारा जो फ्रिक्शन है बच्चों, ये फ्रिक्शन होता है 3 टाइप का। एक होता है स्टैटिक फ्रिक्शन, स्थैतिक घर्षण, एक होता है आपको काइनेटिक फ्रिक्शन, ये सब डायनेमिक फ्रिक्शन भी कह देते हैं। काइनेटिक फ्रिक्शन, गतिज घर्षण, गतिज घर्षण, एक है रोलिंग फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन से बोलते हैं लोटनिक घर्षण। ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इसमें अगर आपके पेपर में कोई न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन आएगा, बताऊंगा मैं कहाँ से आप पूछेगा वो। ये डायरेक्ट वैल्यू पे नहीं पूछेगा, ये कि वैल्यू पुट कर दिया आंसर आ गया, वो अलग टाइप से पूछता है इसमें। उसको हम आगे चलेंगे थोड़ी देर में। देखो, अगर कोई वस्तु जो बच्चों रोल करती है, जैसे आपने पहिए लगा दिए, ठीक है, हाँ शिव शर्मा जी सही है, चंदन राय जी भी ज्ञान मत दो, पढ़ लो यहाँ। तो रोलिंग फ्रिक्शन जो है बच्चों, लोटनिंग जो घर्षण है, ये केवल तब काम करता है जब कोई वस्तु, जैसे मान लो कि आपने कूलर में पहिया लगा दिए नीचे, ठीक है। सर आपने प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं पढ़ाया, भाई प्रोजेक्टाइल मोशन आएगा तब पढ़ाऊंगा, सारे एकदम पढ़ा दूंगा। पहले न्यूटन का नियम चले, अभी फ्रिक्शन आया, अब तुम कह लो जी आपने नहीं पढ़ाया, तो सब चीजें टाइम पे चलेंगी। के बाद अभी सिलेबस खत्म हो गया तुम्हारा कि कह रहे प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं हुआ, अरे सर्कुलर मोशन भी आएगा, ग्रेविटी वाला चैप्टर भी आएगा, लिफ्ट भी आएगी, प्रोजेक्टाइल मोशन भी आएगा, सैटेलाइट सब आएंगे। बताओ, पढ़ा मैं रहा हूँ, ये कह रहा है कि जी प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं पढ़ा है। अरे प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ने से पहले ग्रेविटी, ये फ्रिक्शन, सर्कुलर मोशन, सारी बातें आएंगी तो पढ़ोगे, या पहले ही पढ़ लोगे उसे? अच्छा देखो बच्चों, रोल करते थे आपने पहिए लगा दिए,
कूलर के नीचे। तो आपने देखा होगा किसी वस्तु को आप रोल कराते हो ना तो बड़े आराम से चलती है, क्योंकि जब कोई वस्तु रोल करेगी तो उस समय रोलिंग फ्रिक्शन काम करता है और उसकी वैल्यू सबसे कम होती है। तो कोई आपसे पूछ ले, पहले से लाइन ध्यान रखना कि स्टैटिक, काइनेटिक और रोलिंग फ्रिक्शन में सबसे कम कौन सा फ्रिक्शन काम करता है? सबसे कम फ्रिक्शन काम करता है भाई अपना रोलिंग फ्रिक्शन, क्योंकि किसी वस्तु को जब रोल कराते हैं ना तो रोल कराना बड़ा आसान है। अब बड़े बड़े आपको 500-500 किलो की वस्तु लेके जानी है तो आप ऐसे स्टैंड पर रखो जिनके नीचे पहिए लगे हों, तो पहिए रोल करते हैं ना बड़े स्मूथली भाग जाते हैं। हल्का सा फोर्स लगाओगे ना टक तुरंत वस्तु भागेगी। तो रोलिंग फ्रिक्शन लगता है सबसे कम, ये मिनिमम लगता है रोलिंग फ्रिक्शन, इसकी वैल्यू सबसे कम होती है। अब हम ध्यान से पढ़ेंगे डिटेल में जहां से हमारे क्वेश्चन बनते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन के बारे में, स्थैतिक घर्षण और गतिज घर्षण के बारे में। देखो, अगर कोई वस्तु जब तक रुकी है, जैसे मेरे सामने एक अलमीरा रखी है, मैं उसको फोर्स लगा रहा हूं, वो नहीं चल रही नहीं चल रही नहीं चल रही, क्यों? फ्रिक्शन रोक रहा है उसे। तो जब तक कोई वस्तु नहीं चलती है तब तक जो फ्रिक्शन काम करता है बच्चों उसे हम बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन, स्थैतिक घर्षण। और जब कोई वस्तु चल रही होती है ना तो उस समय फ्रिक्शन उसकी गति का विरोध कर रहा होता है, तो उस समय जो फ्रिक्शन काम कर रहा होता है वो होता है काइनेटिक फ्रिक्शन। यानी अगर कोई वस्तु गति में है, अगर कोई वस्तु गति में होगी तो कौन सा घर्षण काम करेगा? गतिज घर्षण। अगर कोई वस्तु स्थैतिक है, रुकी हुई है, अगर कोई वस्तु स्टैटिक है तो कौन सा फ्रिक्शन काम करता है? स्टैटिक। अभी सारी बातें मैं बताऊंगा, अभी सुनते रहना, मैं थोड़ा माहौल बना रहा हूं क्वेश्चन पे आने से पहले। यानी अगर कोई वस्तु रुकी है, किसी वस्तु ने चलना नहीं शुरू किया, कोई वस्तु जमीन के ऊपर ही टिकी हुई है, तो कौन सा फ्रिक्शन काम करता है? स्टैटिक। जब कोई वस्तु चलना शुरू कर देती है तो कौन सा फ्रिक्शन काम करता है? काइनेटिक। अब इन बातों को वन बाय वन आपको समझाऊंगा, उन्हें आप ध्यान देना। रविता जी, आप थोड़ा सा अपने मोबाइल में सेटिंग पे जाके थोड़ा पिक्सल बढ़ा लो, 240 कर लो, क्लियर दिखाई देगा। ठीक है, देखो अब कोई बच्चा बिल्कुल पेन नहीं चलाएगा जब तक मैं नहीं कहूंगा। किसी ने पेन चलाया और इधर उधर कमेंट पे ध्यान दिया, उसे कुछ नहीं आएगा समझ में, ध्यान देना। ये एक्स एक्सिस है, ये कौन सा है? वाई। यहां बच्चों ने लिखा फोर्स, जब बल लगाओगे उसे हम यहां लिख रहे हैं बल को, और फोर्स लगाने से जो फ्रिक्शन मिलेगा उसे लिख रहा हूं मैं यहां पे। अच्छा, जब आपको मैं नोट्स दूंगा ना तो जिस बच्चे ने नोट्स बनाया उसने थोड़ा सा उल्टा लिख रखा है, उसने फ्रिक्शन यहां लिख दिया, फोर्स यहां। तो फोर्स यहां पे, फ्रिक्शन यहां पे है। और यहां पे ध्यान देना, देखो अब कॉन्सेप्ट पर हम धीरे धीरे देखो भाई। मान लो कि बच्चों यहां ध्यान देना, मेरे सामने एक 500 किलो की अलमीरा भारी से रखी हुई है, मैंने सब फोर्स लगाया 20 न्यूटन का, अलमारी नहीं चल रही मान लो। अब मैं सोचूंगा कि कल तो हमने एक चीज पढ़ी थी, कल ही हमने पढ़ा है F इक्वल टू होता है m में, यानी अगर फोर्स लगेगा तो फोर्स तो एक्सेलरेशन पैदा कर देता है। एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है? क्या तो स्पीड बढ़ती है, स्पीड घटती है। तो मैंने फोर्स लगाया तो ये एक्सेलरेशन पैदा होना चाहिए था, ये अलमीरा चलनी चाहिए थी, पर ये चली नहीं, क्यों नहीं चली? तो ऐसा केवल तभी हो सकता है अगर मैंने 20 न्यूटन का बल लगाया तो उस तरफ से 20 न्यूटन का बल लगा रहा हो, मैंने अलमीरा पे लगाया बल 20 न्यूटन का, तो अलमीरा पे ही 20 न्यूटन का बल उधर से भी लग रहा हो। अगर दो बल इक्वल भी हो, अपोजिट भी, और एक ही वस्तु पे काम करें एक पे ही, तो कैंसिल हो जाएंगे। तो होता क्या है, आपने अलमारी पे 20 न्यूटन का बल लगाया, अगर आपकी अलमारी नहीं चल रही ना तो समझ जाना कि फ्रिक्शन भी कितना काम कर रहा होगा? 20 न्यूटन। आपने कहा चलो ठीक है। फिर मैं थोड़ी सी केले वेले खा के ताकत बढ़ाई, मैंने अलमारी पे फोर्स लगाया 50 न्यूटन का, अब भी अलमारी नहीं चल रही। मैं सोचूंगा अब क्यों नहीं चल रही? तो अगर आपने फ्रिक्शन, अगर आपने बल लगाया 50 न्यूटन का, अगर आपकी अलमारी नहीं चल रही, इसका मतलब कि फ्रिक्शन भी कितना लग गया? 50। यानी पहले आपने बल 20 लगाया, फ्रिक्शन 20 था, अगर आपने फोर्स लगाया 50, अलमारी नहीं चल रही, नहीं फ्रिक्शन भी 50 मानोगे आप, क्योंकि अलमारी नहीं चल रही है, वो तभी नहीं चल सकती जब दोनों फोर्स कैंसिल होंगे। आप एक बंदे को और लेकर आए, आप दोनों मिलकर लगाया 100 न्यूटन का बल, अब भी अलमारी नहीं चल रही है, यानी कि फ्रिक्शन हो चुका है 100। तो मुझे क्या समझ आया कि जैसे जैसे आप फोर्स बढ़ाते हो, जैसे आप बल बढ़ाओगे ना, वैसे वैसे फ्रिक्शन भी अपनी वैल्यू बढ़ाता है। आपका बल 10, फ्रिक्शन 10, आपका बल 50, फ्रिक्शन भी 50, आपका बल 100, फ्रिक्शन भी कितना? 100। ये काम केवल तब तक होगा जब तक वस्तु चलना शुरू नहीं करेगी। अब 3-4 बंदे आ गए, आपने 300 न्यूटन का बल लगाया, अब भी अलमारी नहीं चली मान लो, तो फ्रिक्शन कितना हो गया? 300। पर क्या हमेशा ऐसा होगा कि कभी अलमारी चले ही ना? आप 50 बंदे ले आओ, अलमारी चल जाएगी। यानी फ्रिक्शन जो है अपनी वैल्यू बढ़ाता तो है, पर अपनी वैल्यू को एक लिमिट तक बढ़ा सकता है। मान लो कि उसकी जो लिमिट है, उसकी जो लिमिट होगी वो मान लो कि 500 न्यूटन मान ली, यानी जब तक आप फोर्स बढ़ाओगे फ्रिक्शन बढ़ता रहेगा। आपका फोर्स 300, फ्रिक्शन 300, आपका फोर्स 400, फ्रिक्शन 400,
आपका फोर्स मान लो 450, फ्रिक्शन भी 450, आपका फोर्स 500, फ्रिक्शन भी 500। लेकिन जैसे आप 500 से ज्यादा फोर्स लगा दोगे, अब मान लो कि फ्रिक्शन अपनी वैल्यू नहीं बढ़ा सकता, तो फ्रिक्शन की जो वैल्यू होती है वो लिमिट तक बढ़ सकती है। मान लो कहीं लिमिट 100 होगी, कई जगह 200 होगी, कहीं जगह 500 होगी। तो फ्रिक्शन क्या करता है, जैसे आप फोर्स बढ़ाओगे फ्रिक्शन अपनी वैल्यू बढ़ाएगा। तुमने क्या देखा, फोर्स बढ़ेगा तो फ्रिक्शन भी बढ़ेगा। तो फोर्स बढ़ने पर फ्रिक्शन अपनी वैल्यू बढ़ाता है, पर वो अपनी वैल्यू को एक लिमिट तक बढ़ा सकता है, और उस लिमिट को हम बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। इसकी मैं डेफिनेशन लिखवाऊंगा बाद में, भी कोई लिखेगा नहीं, क्लियर देखेंगे। इसे बोलते हैं हम सीमांत घर्षण, यानी घर्षण अपना मान एक सीमा तक बढ़ा सकता है, इसे बोलते हैं हम सीमांत घर्षण। अच्छा, फोर्स बढ़ा फ्रिक्शन बढ़ा, फोर्स बढ़ा फ्रिक्शन बढ़ा, और ये काम केवल कब तक होगा, जब तक वस्तु ना चले। जब तक वस्तु नहीं चलती है तो फोर्स बढ़ने पर फ्रिक्शन अपनी वैल्यू बढ़ाता रहता है, और जब तक कोई वस्तु रुकी होती है तो उस समय कौन सा फ्रिक्शन काम करता है, स्टैटिक फ्रिक्शन। तो स्टैटिक फ्रिक्शन ये कब लगता है, जब कोई वस्तु रुकी होती है तब तक। जब कोई वस्तु चलना शुरू कर देती है तब फ्रिक्शन की वैल्यू हो जाती है कांस्टेंट, तब उसकी वैल्यू नहीं बढ़ती। जब कोई वस्तु चलती है तो कौन सा फ्रिक्शन काम करता है उस पर, काइनेटिक फ्रिक्शन। गतिज घर्षण ये कब काम करता है, जब वस्तु किस में होती है, मोशन में। देखो वस्तु रुकी हुई है, रेस्ट पे है, तो स्थैतिक घर्षण काम करेगा। वस्तु मोशन में कौन सा फ्रिक्शन काम करेगा, काइनेटिक। और स्टैटिक फ्रिक्शन क्या करता है, अपनी वैल्यू को बढ़ाता रहता है, जैसे फोर्स बढ़ेगा फ्रिक्शन की वैल्यू बढ़ेगी। तो स्टैटिक फ्रिक्शन को हम बोलते हैं सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स, सेल्फ एडजस्टिंग। अच्छा, काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू सेल्फ एडजस्ट नहीं होती, इसकी वैल्यू कांस्टेंट रहती है। तो इसकी वैल्यू क्या रहती है, कांस्टेंट। इसकी वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब वस्तु चलना शुरू कर देगी तो काइनेटिक फ्रिक्शन काम करेगा, और उसकी वैल्यू रहती है कांस्टेंट, नियत, उसका मान नहीं बदलता है। अब मैं 3-4 लाइनें बोलूंगा, उन्हें ध्यान सुनना, फिर आपको फोटो बनाना है, डाउट होगा तो पूछेंगे। यहां सुना देखो, अगर आपसे पूछ लूं कि स्थैतिक घर्षण कब कार्य करता है, आप बोलोगे स्थैतिक घर्षण तब तक कार्य करेगा जब तक वस्तु रुकी होगी, रेस्ट पे होगी। गतिज घर्षण कब कार्य करता है, आप बोलोगे गतिज घर्षण तब कार्य करता है जब वस्तु गति में होती है। दूसरा, क्या गतिज घर्षण अपना मान बढ़ाता है जी, नहीं। गतिज घर्षण जो है इसकी वैल्यू फिक्स है, कांस्टेंट है। गतिज घर्षण का मान नियत होता है, इसकी वैल्यू नहीं बढ़ती। लेकिन जो स्थैतिक घर्षण है, जैसे आप फोर्स बढ़ाओगे इसका मान भी बढ़ता रहेगा, ये अपनी वैल्यू को बढ़ाता रहता है। तुमने क्या देखा कि बल बढ़ा वैसे वैसे फ्रिक्शन भी बढ़ा, तो कौन सा फ्रिक्शन है वो, स्टैटिक। तो स्टैटिक फ्रिक्शन जो होता है ये अपने मान को सेल्फ एडजस्ट करता है, ये अपना मान बढ़ाता रहता है, सेल्फ एडजस्ट करता है, ये अपने मान को बढ़ाता रहेगा। जबकि काइनेटिक फ्रिक्शन अपने मान को नहीं बढ़ा सकता है, उसका मान क्या रहता है, कांस्टेंट। अब मैं 3 क्वेश्चन बोलूंगा, ये आते हैं तो तभी फोटो बनाना। पहला, वस्तु रुकी हुई है, कौन सा फ्रिक्शन काम करेगा, स्टैटिक। वस्तु चल रही है, कौन सा फ्रिक्शन काम करेगा, काइनेटिक, गतिज। गतिज घर्षण का मान क्या रहता है, कांस्टेंट, उसका मान नहीं बढ़ता। स्टैटिक फ्रिक्शन का मान बढ़ता रहता है। फोर्स बढ़ेगा उसका मान भी बढ़ेगा, वो सेल्फ एडजस्ट करता है अपने मान को, पर उसका मान एक लिमिट तक बढ़ सकता है, और उस लिमिट को हम क्या बोलते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो मैं इसकी आपको डेफिनेशन लिखवा दूंगा लिमिटिंग फ्रिक्शन की, पहले फोटो बनाओ। स्टैटिक फ्रिक्शन सेल्फ एडजस्ट करता है मान को, वस्तु रुकी है केवल तभी लगेगा। काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कांस्टेंट रहती है, केवल तभी लगेगा जब वस्तु गति में होगी। स्टैटिक फ्रिक्शन का मान बढ़ता तो है एक लिमिट तक, उस लिमिट को हम बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो फोटो बना लो एक बार। हिंदी वालों के लिए चलो मैं इधर लिख देता हूँ, अगर हिंदी वालों को दिक्कत आ रही हो तो। इधर बल है, इधर घर्षण है। मैंने कहा आपसे कि बल बढ़ेगा घर्षण बढ़ेगा, तो बल बढ़ेगा घर्षण बढ़ेगा, तो कौन सा घर्षण है जो अपने मान को बढ़ाता है, स्थैतिक घर्षण। स्थैतिक घर्षण ये केवल तब काम करता है जब वस्तु विरामावस्था में होती है। हेलो, नहीं 2 बजे आऊंगा मैं। हाँ, ठीक है। तो बल बढ़ेगा घर्षण बढ़ेगा, तो कौन सा घर्षण है, स्थैतिक घर्षण कब काम करता है, जब वस्तु रुकी होती है। और स्थैतिक घर्षण क्या करता है, यह अपना मान
बल के अनुसार बदलता है, बल बढ़ेगा तो इसका मान भी बढ़ेगा, बल के अनुसार बदलता है। इंग्लिश में एक ही शब्द है, सेल्फ एडजस्ट करता है, बदलता है। जब वस्तु चलने लगती है तो कौन सा घर्षण काम करता है बच्चों? गतिज घर्षण। गतिज घर्षण तब काम करेगा जब वस्तु गति में होगी और इसका मान क्या रहता है? नियत, इसका मान नहीं बदलता है। स्थैतिक घर्षण अपना मान बल के अनुसार बदलता है, तो ये अपना मान, इसका जो अधिकतम मान होता है उसे हम बोलते हैं सीमांत घर्षण। सीमांत घर्षण की हम डेफिनेशन लिखेंगे, ठीक है, इंग्लिश में लिखेंगे लिमिटिंग फ्रिक्शन में। इट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ, इट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, इट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। हिंदी में लिखेंगे सीमांत घर्षण में, यह है स्थैतिक घर्षण का अधिकतम मान है, ठीक है। सर हम लाइव नहीं आ पाते, ट्यूशन रहता, पवन कुमार प्रेक्षित कह रहे हैं। ओके भाई, कोई बात नहीं, बाद में देख लो। नहीं, गति घर्षण फोर्स नहीं। अब तो जैसे मान लो कि जैसे वस्तु ने चलना शुरू कर दिया, मान लो कि स्टैटिक फ्रिक्शन पे 500 न्यूटन, आपने फोर्स लगा दिया 600 न्यूटन का, वस्तु चलेगी क्योंकि ज्यादा फोर्स हो गया। तो जब वस्तु चल रही होगी, अब चाहे फोर्स आप 1000 में लगाओ, कितना भी लगाओ, फोर्स कितना ही बढ़ाते रहो, देखो फोर्स बढ़ रहा नहीं। गति घर्षण देखो, फोर्स चाहे आपको कितना भी हो, कितना भी ज्यादा फोर्स आप लगाते रहो, लेकिन जो गतिज घर्षण है ना, इसका मान फिक्स होता है, इसका मान नहीं बदलता। सॉरी सर लेट हो गया, बनवारी जी फिर शुरू से देखना। मेरा क्लास 15 से अभी तक नहीं कर पाए तो कहाँ से स्टार्ट करें सर? जैसे हमको समझ आए। मेरा क्लास 15 से अभी तक, भाई शुरू नहीं, अब पहले वो सारी वीडियो खत्म करो बैठ के, उनके नोट्स बनाओ तब पढ़ना आगे, ठीक है। फर्स्ट टाइम आई फील दैट फिजिक्स इज वेरी इजी एंड अंडरस्टैंडिंग एंड इट हैपन ओनली बिकॉज ऑफ यू। गब्बर जी कह रहे हैं ओके थैंक यू। चलो अगर आपको ऐसा लग रहा है, ठीक है। मैंने कहा था भाई, निकिता गुप्ता कह रहे गुड आफ्टरनून। ओके देखो भाई, मैंने कहा था ग्राफ पढ़ने का तरीका बताया था मैंने आपको, अगर आप भूल गए हो। मैंने कहा था ग्राफ पे कोई चीज पढ़नी है, मान लो इस वाली लाइन की बात करो, यहाँ 2 पॉइंट ले लो। आप देखो 2 पॉइंट लिया आपने, एक लाइन एक्स एक्सिस पे, एक वाई पे, एक एक्स पे एक वाई पे, तो आपने क्या देखा कि फोर्स बढ़ रहा है तो फ्रिक्शन भी बढ़ रहा है। कौन सा फ्रिक्शन है? वो स्टैटिक। लेकिन आप एक चीज दोबारा देखना, थोड़ा सा मैं मोटा कर देता हूँ इसे। ओके, एक चीज यहाँ देखना, इस वाली लाइन को देखो तुम। अब एक 2 पॉइंट ले लो यहाँ पे, एक एक्स पे एक वाई पे, एक एक्स पे एक वाई पे। तो मैंने क्या देखा कि फोर्स तो बढ़ा, लेकिन जो फ्रिक्शन है वो बढ़ा क्या? नहीं। तो काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कांस्टेंट रहती है, इसकी वैल्यू नहीं बदलती। अब मैं 3-4 नाम बोलूंगा, इन्हें सुनते रहना ध्यान से, पैन बंद करके। पीछे वीडियो देख चुके हैं तो बहुत बढ़िया है। ओके चलो भाई, अभी मैं इधर में छिपा देता हूं इसे। अब कोई बच्चा पैन वैन नहीं चलाएगा। यहाँ देखना पहला क्वेश्चन, मैं जहां पूछ के मैं केवल उन्हीं पॉइंट पर बाद में फोकस कर रहा हूं, क्योंकि पेपर में वही आते हैं, ज्ञान ज्यादा प्राप्त करने की जरूरत नहीं है। ओके सर, यू आर नाइस टीचर, सर आपसे मिल सकते हैं कभी क्या? हाँ मिल सकते हैं, किसी को मिलना है तो मैंने बताया पहले ही बच्चों को कि उसके लिए आपको मुखर्जी नगर आना होगा। तो मुखर्जी नगर में आप कभी आए तो एक बार इन्फॉर्म कर दें कि सर आपसे मिलना है। अगर तो अगर आप एक बार मैसेज कर देंगे व्हाट्सएप पे तो हम बता देंगे कि भाई इस समय ऑफ है तो आप मिल सकते हैं, कोई डाउट हो, किसी बारे में बात करनी हो। हाँ तो ये आपके पास एक ऑप्शन रहता है। या फिर अभी जो बिहार के बच्चे हैं उनके पास ऑप्शन है कि हम अभी पटना आ रहे हैं, तो शायद 7 तारीख को वहाँ सेमिनार होगा तो वहाँ पे आ सकते हैं, उनसे मिल सकते हैं, ठीक है। पिक्चर ठीक से देखना तो उसके लिए थोड़ा सा पिक्सल बढ़ाओ, मैंने कहा 240 पे देखो एटलीस्ट, ठीक है। ओके अब दोबारा देखेंगे। अभी मैंने कहा कि मैं छिपा रहा हूँ इसे, अभी कुछ नहीं देखना है। पहला क्वेश्चन है मेरा आपसे कि अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि क्या घर्षण क्षेत्रफल पर एरिया पर डिपेंड करता है कि वस्तु कितने एरिया में है, तो हम बोलेंगे नहीं करता। जबकि हमें लगता है कि ज्यादा एरिया होगा तो फ्रिक्शन ज्यादा लगता होगा, नहीं, फ्रिक्शन एरिया पर डिपेंड नहीं करता। दूसरा मैंने बताया कि वस्तु की स्पीड 20 हो चाहे 50 हो, फ्रिक्शन का मान स्पीड पर भी डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। 2 बातें हो गई। तीसरा भी मैंने आपको बताया कि फ्रिक्शन डिपेंड करता किस पे है, उसके लिए एक बड़ा वाला फॉर्मूला याद रखो, म्यू एम जी कोस थीटा। तो एम का मतलब है वस्तु भारी है तो फ्रिक्शन ज्यादा, ग्रेविटी ज्यादा लग रही है तो फ्रिक्शन ज्यादा, अगर सरफेस रफ है, खुदरी है, तो फ्रिक्शन ज्यादा,
वस्तु किसी इंक्लाइंड सरफेस पे एंगल बढ़ा है तो फ्रिक्शन कम, वो मैंने आपको बताया। उसके अलावा मैंने आपको बताया मैंने कि भाई कि फ्रिक्शन होते हैं 3 टाइप के, स्टैटिक, काइनेटिक और रोलिंग। रोलिंग फ्रिक्शन तब काम करेगा जब कोई वस्तु रोल कर रही होगी, बहुत ही कम लगता है, तो उसका तो बस एक लाइन याद रखनी है। स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक घर्षण तब काम करता है जब वस्तु रुकी हो और ये अपने मान को बढ़ाएगा एक लिमिट तक, उस लिमिट को हम बोलते हैं सीमांत घर्षण। इसके अलावा मैंने आपसे बोला जब कोई वस्तु चलेगी तो जिसमें फ्रिक्शन काम करेगा उसे बोलेंगे गतिज घर्षण, उसका मान नहीं बदलता, उसका मान कांस्टेंट रहता है। तो यहां तक जो मैंने बताया, यहां तक समझ में आया कि नहीं ये बताओ। सर मैं पटना में ही रहता हूँ, ठीक है, तो भाई आपसे मिल लेंगे 7 दिसंबर के आसपास सेमिनार है, तो तब मिलेंगे, आ जाना तब। 11 वाले बच्चों के पास एक ऑप्शन है। राजस्थान में तो मैं पहले जयपुर में मैंने पढ़ाया 2-2.5 साल भाई, जयपुर। एक बच्चा पूछ रहा राजस्थान वाला, तो अभी अगर बाकी मैं कई बार आता कहीं घूमने जाता हूँ तो मैं बच्चों को बोल देता हूँ, जैसे मैं भी पीछे गया था उधर मैयर देवी गया था मैं एमपी में, तो वहाँ पे सतना डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है एमपी। तो मैयर देवी जब मैं गया तो बहुत सारे बच्चों, मैंने ऐसी क्लास में बोला कि मैं मैयर आ रहा हूँ, तो किसी को मिलना है तो मिल सकता है, तो बहुत बच्चे आए थे मिलने, तो सतना डिस्ट्रिक्ट के आसपास के, तो कई बार ऐसे मिल लेते हैं हम, ठीक है, ओके। तो सतना के अपने यहाँ एमपी के बच्चे बहुत हैं, एमपी के, राजस्थान के और बिहार के बहुत बच्चे हैं। तब तक एसएससी का प्रिपरेशन कर रहे थे। बैंक में देखो क्या है, जो हम पढ़ा रहे हैं बैंक में कुछ नहीं आता, बैंक का जी अलग होता है। हाँ, मैथ रीजनिंग थोड़ा टफ होता है, बैंक का थोड़ा अच्छा लेवल होता है रीजनिंग का। मैथ लगभग लगभग समझ लो वैसा ही है, बस थोड़ा एडवांस मैथ नहीं आता उसमें, ये ट्रिग्नोमेट्री ज्योमेट्री टाइप की नहीं आती, तो बहुत सारी चीजें हैं। जोधपुर में जैसलमेर हम सोच रहे हैं कभी घूमने की, तो हो सकता है कभी जोधपुर भी आए, ओके। अब यहाँ पे चीज लिखेंगे, ओके, नेट वाले के पास रहते तो आप जरूर आना भाई, मिलेंगे आपसे। महाराष्ट्र में, ओके, महाराष्ट्र में देखते हैं, महाराष्ट्र थोड़ा दूर हो गया, ओके चलो ठीक है भाई। अब यहाँ पे एक चीज लिखेंगे, एक लाइन ध्यान रखना कि फ्रिक्शन, सबसे पहले ध्यान रखना कि जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है सीमांत घर्षण, ये सबसे बड़ा है। क्यों ये सबसे बड़ा क्यों है? क्योंकि ये तो स्टैटिक का भी मैक्सिमम वैल्यू है। उससे छोटा क्या लिखेंगे हम? स्टैटिक फ्रिक्शन, हिंदी में भी लिख दूंगा मैं। उससे छोटा होता है बच्चों काइनेटिक फ्रिक्शन, और सबसे छोटा कौन सा पढ़ा था हमने? रोलिंग फ्रिक्शन, रोलिंग। तो क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में कि सबसे बड़ा फ्रिक्शन कौन सा, सबसे छोटा कौन सा है, तो आपको नॉर्मली स्टैटिक लिखा मिलेगा ऑप्शन में, काइनेटिक और रोलिंग। स्टैटिक बड़ा, उससे बड़ा काइनेटिक, उससे बड़ा, सॉरी काइनेटिक, स्टैटिक सबसे बड़ा, उससे छोटा काइनेटिक, सबसे छोटा रोलिंग। और लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या है? सबसे बड़ा है, क्योंकि ये तो स्टैटिक घर्षण का भी अधिकतम मान था। हिंदी में लिखेंगे सबसे बड़ा होता है सीमांत घर्षण। सीमांत घर्षण क्या लिखवाया था? स्थैतिक घर्षण का अधिकतम मान। फिर है स्थैतिक घर्षण, फिर है बच्चों गतिज घर्षण, और अब फिर है बच्चों लोटनिक घर्षण। लोटनिक घर्षण, ठीक है। सर हरियाणा में भी आए आप? हरियाणा में मैं बहुत जगह आया हूँ, जैसे कि सोनीपत, पानीपत, मेरे बहुत दोस्त हैं हरियाणा के, तो जैसे भिवानी के बहुत सारे हैं, भिवानी, झज्जर, सोनीपत, पानीपत भी पढ़ाया मैंने, सोनीपत भी, बहादुरगढ़ भी। पटना कब आ रहे हैं? 7 तारीख को। इलाहाबाद में भी आया हूँ मैं, ट्रिपल आईटी पढ़ता इलाहाबाद में एक, तो मैं एक साइंस कॉन्क्लेव में आया था जब मैं ग्रेजुएशन कर रहा था, तो वहाँ पे साइंस कॉन्क्लेव होती है, उसमें नोबल लॉरेट्स तक आते हैं, ट्रिपल आईटी इलाहाबाद में। मुरादाबाद भी मैं थोड़े दिन पहले आया था, एक ही बार गया हूँ मुरादाबाद, तो एक बच्चा लिख रहा है। इनमें डिफरेंस क्या है? डिफरेंस बता चुका हूँ निकिता गुप्ता जी में, किसमें क्या क्या डिफरेंस है मैंने बताया कि स्टैटिक फ्रिक्शन तब काम करता है जब कोई वस्तु रुकी हो, तब काम करेगा। काइनेटिक मैंने कहा जब कोई वस्तु चल रही हो तब काम करता है, जब कोई वस्तु रोल कर रही तो रोलिंग फ्रिक्शन काम करता है। और फिर मैंने कहा कि जब कोई वस्तु रुकी है तो स्टैटिक फ्रिक्शन काम करता है, फिर स्टैटिक फ्रिक्शन अपना मान को बढ़ाता है, तो अपना मान मैक्सिमम कहां तक बढ़ा सकता हूँ? लिमिटिंग फ्रिक्शन है। तो जो बीच में से आया बच्चा उससे दिक्कत आ सकती है, मैं सारी बातें बता चुका हूँ कई बार। ओके चलो, अब आगे बढ़ेंगे हम इसमें।
अब मैं आपको थोड़ा सा पेपर में आपके न्यूमेरिकल टाइप का जो क्वेश्चन बनता है इसमें छोटा सा, वो देखो कहां से बनता है। भाई भर देना, दोबारा से डाल देना यार इसमें, क्या है। देखो बच्चों, एक मैंने एक झुका हुआ एक सतह ली, थोड़ा सा बड़ा एंगल और लिया, थोड़ा सा और ले लिया। अब ध्यान सुनना, बहुत ध्यान से। लिमिटिंग फ्रिक्शन अगर काइनेटिक फ्रिक्शन से ज्यादा है तो ऑब्जेक्ट मूव कैसे करेगा। देखो फ्रिक्शन बढ़ रहा 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 वेब सिन्हा जी, उसकी वैल्यू एक मैक्सिमम पॉइंट तक पहुंची। जैसे ऑब्जेक्ट चलना शुरू कर देता है ना, तो उसका काइनेटिक फ्रिक्शन काम करता है, उसकी वैल्यू लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम है काइनेटिक फ्रिक्शन की, जब वस्तु रोल करेगी। ग्राफ को ध्यान से देखो, हाँ पढ़ाया तेजेंद्र यादव जी, ओके। अब एक चीज देखना बच्चों, ये मैंने यहाँ पे कुछ एक इंक्लाइंड सरफेस लिया, ध्यान देना। अब चलो बताना बंद करो कि कहां से हो कहां से नहीं। देखो ये मैंने बच्चों एक इंक्लाइंड सरफेस लिया, अगर मैं थोड़ा सा एंगल में यहाँ पे मैंने एक वस्तु रख दी, ये रखी हुई मान लो चुपचाप, थोड़ा सा मैंने एंगल और बढ़ा दिया और थोड़ा सा एंगल मैंने और बढ़ा दिया, तो मुझे एक चीज बताओ कि जैसे अगर आप एंगल बढ़ाते रहोगे ना, एंगल बढ़ाते रहोगे, तो एक एंगल ऐसा आएगा कि इस पर वस्तु स्लाइड फिसलना शुरू कर देगी। अब खुद देखो, देखो जैसा कम करना घर पे, ये आपने ऐसे ले लिया, इसके ऊपर मान लो ना आप एक रबड़ रख देना, होता है ना रबड़ पेंसिल को मिटाने वाली इरेजर जो होता है, ये एंगल से बढ़ाना, टक 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 बढ़ा बढ़ा, और एक एंगल ऐसा आएगा जिसमें वो रबड़ फिसलना शुरू कर देगी और रबड़ नीचे की तरफ को गिर जाएगी, नीचे की तरफ को। तो आपने इसमें एक चीज क्या ध्यान दी कि जैसे हम एंगल बढ़ा रहे हैं, जैसे हम कोण बढ़ा रहे हैं, तो एक एंगल ऐसा आएगा जिस पर कोई वस्तु फिसलना शुरू कर देती है, समझिए ना। मैंने कहा कि जैसे आपने लिया डस्टर लिया और आप एंगल बढ़ाओगे, उसके ऊपर आपने रबड़ रख रखी है, तो एक एंगल आएगा इसमें रबड़ फिसलना शुरू कर देगी। तो जब रबड़ फिसलना शुरू कर दे, जिस एंगल पर कोई वस्तु स्लाइड करना शुरू कर दे, उसे हम बोलते हैं बच्चों एंगल ऑफ रिपोज। तो जो अल्फा है, अल्फा का मतलब होता है एंगल ऑफ रिपोज। इसकी डेफिनेशन लिखवाऊंगा अभी मैं, एंगल ऑफ रिपोज इसे हम बोलते हैं विराम का कोण। तो विराम का कोण क्या है, वो कोण जिस पर कोई वस्तु फिसलना शुरू कर दे। तो आप हेडिंग डालेंगे एंगल ऑफ रिपोज विराम का कोण, तो इसमें लिखेंगे वह कोण, पहले हिंदी में लिख देता हूं चलो इस बार, वह कोण जिस पर जिस पर जिस पर कोई वस्तु नत समतल पर, नत समतल मतलब होता है वो समतल जो झुका हुआ है, वह कोण जिस पर कोई वस्तु नत समतल पर फिसलना शुरू कर देती है, नत समतल पर फिसलना शुरू कर देती है, शुरू कर देती है, शुरू कर देती है, विराम का कोण कहलाता है, विराम का कोण कहलाता है। इंग्लिश में लिखेंगे एंगल एट विच, एंगल एट विच एनी ऑब्जेक्ट, एंगल एट विच एनी ऑब्जेक्ट start to slide, angle at which any object starts to slide on an inclined surface, on an inclined surface is called angle of repose, is called angle of repose. Angle at which any object start to slide, angle at which any object start to slide on an inclined surface is called angle of repose. हिंदी में लिखेंगे, विराम के कोण में लिखेंगे वह कोण जिस पर कोई वस्तु नत समतल पर फिसलना शुरू कर देती है, विराम का कोण कहलाता है, विराम का कोण कहलाता है, विराम का कोण कहलाता है। ठीक है, अच्छा। और यहाँ पे एक फॉर्मूला लिखेंगे आप कि अगर आपका विराम कोण है अल्फा, तो आपका एक फॉर्मूला होता है म्यू इजकल टू टेन अल्फा। म्यू क्या बताया था आपको मैंने, एंगल ऑफ कोफिशिएंट, म्यू इजकल टू टेन अल्फा। अब देखो पेपर में क्या करेगा बच्चों, वो इस फॉर्मूले को याद रखना, इससे न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन पूछ लेता है। रेलवे वाले बच्चे ध्यान देंगे, एसएससी वालों को जरूरत नहीं है। वो आपसे बोल देगा अगर
एंगल ऑफ रिपोज विराम का कोण 30 डिग्री हो तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन घर्षण गुणांक कितना होगा। तो एंगल ऑफ रिपोज देगा, घर्षण गुणांक पूछ लेगा, तो होता है म्यू इक्वल टू टेन अल्फा। टेन अल्फा कितना है 30 डिग्री, तो म्यू इक्वल टू टेन 30 कितना होता है 1/√3, तो आपका म्यू आ गया 1/√3। या कई बार वो ऐसे बोल देगा आपसे बच्चों कि अगर अल्फा की वैल्यू 45 है, विराम का कोण 45 है, अगर विराम का कोण 45 डिग्री हो तो आपसे कहेगा कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन घर्षण गुणांक कितना होगा। तो म्यू इक्वल टू टेन अल्फा, अल्फा कितना दिया है 45, और टेन 45 कितना होता है 1, तो म्यू कितना आ जाएगा आपका 1। निकिता जी एक तो कमेंट करना बंद करो, शुरू से क्लास देखना। एंगल ऑफ कोफिशिएंट क्या है, एक एंगल कोफिशिएंट नहीं है, ये कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, ये शुरू से बता रहा हूं मैं। ये नहीं कि बीच में मुंह उठा के चले यार अपना क्लास को डिस्टर्ब कर रहे हैं। ये जो म्यू है ये कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, घर्षण गुणांक। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन घर्षण गुणांक। और मैंने कहा था घर्षण गुणांक की वैल्यू ज्यादा होती है रफ सरफेस के लिए, खुदरी सतह के लिए, और चिकनी सतह के लिए कम होती है। यानी ये आपको सतह की प्रकृति बताता है म्यू का मान, कि सतह खुदरी है कि चिकनी है। जितना मान कम होगा यानी सतह उतनी चिकनी होगी, ज्यादा होगा तो सतह यानी कि खुदरी होगी। ठीक है, ओके। देवेंद्र पेवदे कह रहे लेट हो गया, चलो। सर आप एमसीक्यू की पीडीएफ क्यों नहीं डाल रहे हैं, जब कुछ एमसीक्यू मैंने पढ़ाए तो पीडीएफ कहां से डाल दूंगा भाई। अभी जब एमसीक्यू पढ़ाएंगे तो पीडीएफ डलवा देंगे। ओके अच्छा, ऐसे में एक दो क्वेश्चन और बना रहा हूं इसमें, वो देखो जहां से भी क्वेश्चन आते हैं। तो वो देखो अगला क्वेश्चन देखेंगे भाई, यहाँ ध्यान देना। ये बच्चों मान लो कि आपका एक कोई टेबल रखी है, इसके ऊपर आपने एक वस्तु रखी जिसका मास कितना था m, तो मैंने आपको आज ही बताया था, तो उसका वेट भार कितना होता है mg। वेट कहाँ लगता है बच्चों नीचे, उस सतह की जो प्रतिक्रिया है नॉर्मल रिएक्शन, उससे मैंने बोला था n, वो कहाँ लगता है ऊपर। तो मुझे बताओ अगर आप इस ब्लॉक को आगे की तरफ को फोर्स लगा के चलाओगे, बल लगा के चलाओगे आगे की तरफ को, तो जो फ्रिक्शन होगा ना, जो इस टेबल का फ्रिक्शन है वो इस ब्लॉक को अपोज करेगा गति को। आप बस तो फोर्स लगा रहे आगे को, फ्रिक्शन कहाँ लगेगा पीछे को। तो मैंने यहाँ पे क्या क्या बताया दोबारा देखेंगे ध्यान से। हमने अभी तक क्या देखा कि एक वस्तु का वेट mg, किसी वस्तु का वेट mg हमेशा कहाँ काम करता है नीचे। सतह की प्रतिक्रिया मैं आपको बता चुका हूँ पहले कहाँ लगती है ऊपर। और आपने बल लगाया आगे, अगर आप ब्लॉक को आगे खींच के ले जाना चाह रहे हो तो जो फ्रिक्शन होगा उसकी गति का विरोध करेगा, वो सब पीछे की तरफ को लगेगा। स्मॉल एफ क्या है घर्षण। अब यहाँ पे ध्यान देना सब बच्चे, जो फ्रिक्शन लगा, सर टाइमिंग क्या है 12 से 2 है भाई टाइमिंग। सर जी मौज कर रखी, सर हम भागलपुर से हैं, कोई बुक बता दो। अब ये बच्चे फ्रिक्शन है, ये आपका नॉर्मल रिएक्शन है प्रतिक्रिया, ठीक है। तो मैं आपसे कहता हूं कि इन दोनों का रिजल्टेंट ले लो। जैसे मान लो कि इधर को फ्रिक्शन लग रहा है 5 न्यूटन, इधर को मान लो लग रहा है कि 6-7 न्यूटन, तो इनका जो दोनों का रिजल्टेंट आएगा वो दोनों के बीच में आएगा, कहीं पे बीच में। तो उसे करो मैं टी से, स्ट्रेट लाइन से बनाओ, टी से इसे करो टी। तो टी क्या, ध्यान से सुनना, भी कोई बच्चा लिखना मत। टी क्या है, फ्रिक्शन फोर्स घर्षण बल और लंबत प्रतिक्रिया, फ्रिक्शन फोर्स और नॉर्मल रिएक्शन का रिजल्टेंट है परिणामी। अब जो रिजल्टेंट जो है ये नॉर्मल रिएक्शन से जो एंगल बनाता है ना, उस एंगल को बोलते हैं हम एंगल ऑफ फ्रिक्शन। यहाँ पे जो थीटा है मैं लिखवा दूंगा, पहले देखते रहो थीटा क्या यहाँ पे, इसे बोलते हैं हम एंगल ऑफ फ्रिक्शन, इसे बोलते हैं हम घर्षण का कोण। और ये क्या है, इट इज द एंगल बिटवीन, ध्यान सुनना, इट इज द एंगल बिटवीन नॉर्मल रिएक्शन एंड रिजल्टेंट ऑफ फ्रिक्शन एंड नॉर्मल रिएक्शन। यानी कि यह लंबत प्रतिक्रिया और
यह लंबवत प्रतिक्रिया और घर्षण और लंबवत प्रतिक्रिया के परिणामी के बीच का कोण है। तो थीटा क्या है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन को क्या लिखेंगे, इट इज द एंगल बिटवीन, पर लिख लो समझ में आ जाएगा, इट इज द एंगल बिटवीन, इट इज द एंगल बिटवीन नॉर्मल रिएक्शन एंड resultant of friction force and normal reaction हिंदी में लिखेंगे यह लंबवत प्रतिक्रिया और घर्षण और लंबवत प्रतिक्रिया के परिणामी के बीच का कोण है। यह लंबवत प्रतिक्रिया और घर्षण और लंबवत प्रतिक्रिया के परिणामी के बीच का कोण है, ठीक है। अरे भाई वो F इक्वल टू था म्यू जी कोस थीटा, यहाँ पे म्यू के बराबर आया है, वो सोल्व करोगे तो आ जाता है वो, मान लो बस ऐसा। अच्छा ये जो मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ से भी सेम फॉर्मूला आपको बनेगा, म्यू इक्वल टू tan थीटा। देखो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था पहले, म्यू इक्वल टू tan अल्फा, यहाँ पे अल्फा क्या था, एंगल ऑफ रिपोज, विराम का कोण, और यहाँ पर थीटा क्या है आपका, यहाँ पर थीटा होता है आपका, ये थीटा आपका एंगल ऑफ फ्रिक्शन। एक्चुअली में क्या होता है कि थीटा और अल्फा बराबर होते हैं, जितना होता है विराम का कोण उतना ही होता है घर्षण का कोण। तो चाहे तो आप लिखो म्यू इक्वल टू tan अल्फा, चाहे लिखो म्यू इक्वल टू tan थीटा, दोनों बात एक ही है। पर मैं क्यों लिखवा रहा हूँ, कई बार क्या करेगा आपको बोल देगा विराम का कोण 30 डिग्री है तो म्यू बताओ, कई बार बोलता है घर्षण का कोण 30 डिग्री है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन 30 है तो म्यू बताओ। तो चाहे वो अल्फा दे चाहे थीटा दे, आपको फॉर्मूला ये लगाना है क्योंकि अल्फा थीटा की वैल्यू होती है सेम। तो मैं यहाँ पे सेम ऐसे बोल दूं आपसे कि घर्षण का कोण 30 डिग्री है तो म्यू कितना होगा, तो म्यू पुट कर दो यहाँ पे, म्यू इक्वल टू tan थीटा 30, तो म्यू कितना गया 1/√3। तो याद रखना कि घर्षण का कोण और एक क्या होता है, मैंने आपको घर्षण कोण और एक मैंने आपको बताया आपको विराम का कोण, दोनों की वैल्यू समान होती है, दोनों की वैल्यू सेम होगी, ठीक है। तो इसे और लिख लेंगे, तो इसे लिख लो, दिख नहीं रहा, ये नहीं दिख रहा होगा शायद, लास्ट में लिखा मैंने आपसे कहा भाई कि हमने पढ़ा था कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है, वो था म्यू इक्वल टू tan अल्फा। अल्फा क्या था, एंगल ऑफ रिपोज, विराम का कोण, और ये अल्फा थीटा की वैल्यू होती है बराबर, यानी कि यहाँ से आप एक फॉर्मूला वो लिख सकते हैं म्यू इक्वल टू tan थीटा। तो म्यू इक्वल टू tan थीटा और म्यू इक्वल टू tan अल्फा दोनों फॉर्मूले याद रखने हैं, और थीटा अल्फा बराबर होते हैं, यानी विराम का कोण घर्षण कोण के बराबर होता है। एक आपको डायरेक्ट रिलेशन याद रखना है। अब देखो पेपर में क्वेश्चन कैसे कैसे आएंगे आपको मैं बता देता हूँ, जो बच्चे रेलवे वाले हैं वो ध्यान देना भी, बाकी एसएससी वाले बच्चों का तो वही क्वेश्चन है कि फ्रिक्शन सबसे बड़ा कौन सा होता है, लिमिटिंग, उससे कम कौन सा होता है स्टैटिक, उससे कम कौन सा होता है काइनेटिक, सबसे कम कौन सा होता है रोलिंग। लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या है, स्टैटिक फ्रिक्शन का अधिकतम मान है। कौन सा फ्रिक्शन अपनी वैल्यू को सेल्फ एडजस्ट करता है, स्टैटिक फ्रिक्शन। कौन सा फ्रिक्शन की वैल्यू कांस्टेंट रहती है, काइनेटिक। ऐसे कुछ क्वेश्चन आएंगे, रेलवे वाले बच्चे याद रखेंगे। एक तो फ्रिक्शन का फॉर्मूला है म्यू mg cos थीटा, मैंने कहा था आपको इस mg की जगह आप n भी लिख सकते हैं क्योंकि n और mg होते हैं बराबर। फिर एक मैंने बच्चों आपको बताया कि अगर आपका बिल्कुल समतल सतह है, किसी एंगल पे झुकी हुई नहीं है, तब थीटा होगा 0, cos 0 की वैल्यू होगी 1, तो आप इसे लिख सकते हैं म्यू mg और या म्यू n।
अगर सरफेस कैसा है, समतल है, प्लेन है। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के लिए एक फॉर्मूला याद रखेंगे tan अल्फा, एक याद रखेंगे tan थीटा। थीटा एंगल ऑफ फ्रिक्शन, घर्षण कोण, और ये आपका विराम का कोण, एंगल ऑफ रिपोज। तो अल्फा की वैल्यू देगा थीटा की, tan के साथ लगा के म्यू की वैल्यू निकाल लेना। यहां तक कोई डाउट है? लिख लो भाई से। अरे फॉर्मूला बनाना स्टूडेंट सीख रहे हो तुम, कोस सी क्यों ले रहे हो, साइन क्यों ले रहे हो? जो लिखा है उसे याद कर लो। ये फॉर्मूले की डेरिवेशन थोड़े ना कि डेरिवेशन में फिर कोस क्यों आया या साइन क्यों नहीं आया। डेरिवेशन सोल्व करोगे तो अपना पता चल जाएगा, जब डेरिवेशन लगोगे सोल्व करने। हर किताब में डेरिवेशन दे रखी है। टी क्या है भाई, 20 बार बताया था मैंने टी भाई, राहुल कुमार सिंह। टी क्या है? घर्षण और जो लंबवत प्रतिक्रिया है उन दोनों का परिणामी है, उनका रिजल्टेंट है, फ्रिक्शन का और नॉर्मल रिएक्शन का। देखो जैसे मान लो कि आपका किसी वस्तु पर एक फोर्स लग रहा है इधर को 3 न्यूटन का, एक फोर्स लग रहा है इधर को 4 न्यूटन का। तो जो रिजल्टेंट आएगा ना वो बीच में आएगा, और वो आता है ऐसे √3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ये आ जाता है 5 न्यूटन रिजल्टेंट इनका। तो जो रिजल्टेंट है वो बीच में आएगा। तो बस ये वेक्टर को सोल्व करने का तरीका वो मैंने बताया नहीं जान पूछ के, बस याद रखो कि फ्रिक्शन लग रहा था इधर को, नॉर्मल रिएक्शन इधर को, तो रिजल्टेंट उनके बीच में आएगा, रिजल्टेंट परिणामी। तो रिजल्टेंट नॉर्मल रिएक्शन के साथ जो एंगल बना रहा था वो था एंगल ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन मिनिमम किसका होता है, डिपेंड करेगा कि वस्तु कई चीजों पे, कि वस्तु कैसे सरफेस पर रखी हुई है, उसका वजन कितना है, कैसे एंगल पर रखी हुई है। तो फ्रिक्शन के लिए एक चीज पर डिपेंड नहीं करता भाई कि जो मिनिमम बता दें। हम ये बता सकते हैं कि स्मूथ के लिए कम होगा, हल्की वस्तु के लिए कम होगा, ऐसे बता सकते हैं। ठीक है, चलो अब एक क्वेश्चन लिखेंगे आप। ये क्वेश्चन लिखो, कौन सी स्टेटमेंट सही है गलत है आपको बताना है। एफ क्या है, स्मॉल एफ, अरे फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन फोर्स है स्मॉल एफ। सनी त्रिपाठी भाई कैसे क्या कर रहे हैं बच्चे, क्या पढ़ रहे हैं पता नहीं। चलो एक क्वेश्चन लिखो, इसका आपको आंसर बताना है। स्टेटमेंट में बताना कि क्या सही है क्या गलत है। लिखेंगे विच ऑफ द स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, विच ऑफ द स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, सब लिखेंगे। विच ऑफ द, ये आपके एग्जाम का क्वेश्चन है, विच ऑफ द स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। पहले लिखेंगे फ्रिक्शन फोर्स डज नॉट डिपेंड ऑन, फ्रिक्शन फोर्स डज नॉट डिपेंड ऑन एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट, घर्षण बल संपर्क क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है। फ्रिक्शन फोर्स डज नॉट डिपेंड ऑन एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट, घर्षण बल संपर्क क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है। सेकंड स्टेटमेंट है फ्रिक्शन ऑलवेज अपोजिज द मोशन, घर्षण हमेशा गति का विरोध करता है, घर्षण हमेशा गति का विरोध करता है। तीसरा लिखेंगे स्टेटमेंट स्टैटिक फ्रिक्शन एंड काइनेटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन एंड काइनेटिक फ्रिक्शन ऑलवेज ग्रेटर देन रोलिंग फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन एंड काइनेटिक फ्रिक्शन ऑलवेज ग्रेटर देन रोलिंग फ्रिक्शन। स्थैतिक घर्षण और गतिज घर्षण हमेशा हमेशा, स्थैतिक घर्षण और गतिज घर्षण हमेशा लोटनिक घर्षण से अधिक होते हैं, लोटनिक घर्षण से अधिक होते हैं। डी लिखेंगे ऑल आर करेक्ट, सभी सत्य हैं, ऑल आर करेक्ट, सभी सत्य हैं। तो दोबारा सुन लो भाई, मैंने कहा कि आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट गलत है, सही नहीं गलत पूछा, कौन सी स्टेटमेंट गलत है। तो पहला है कि फ्रिक्शन जो है वो संपर्क क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है, फ्रिक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट, पहला लिखवाया ये। फ्रिक्शन ऑलवेज अपोजिस द मोशन, घर्षण हमेशा गति का विरोध करता है। तीसरा लिखवाया कि स्टैटिक और काइनेटिक फ्रिक्शन ऑलवेज ग्रेटर देन रोलिंग फ्रिक्शन,
स्थैतिक गतिज घर्षण हमेशा लोटनी घर्षण से अधिक होते हैं। एक लिखवाया सभी सत्य हैं। तो बताओ कौन सी स्टेटमेंट गलत है या सभी ठीक हैं? कौन सी स्टेटमेंट गलत है? लगातार मेरे पास आंसर आने शुरू हो गए हैं। भाई जो बच्चा कह रहा ना कि एक गलत है वो तो महाबेवकूफ है। अरे फ्रिक्शन मैंने लिखा है कि फ्रिक्शन संपर्क क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। मैंने आपको सबसे पहले आज की लाइन ही लिखवाई थी कि फ्रिक्शन कभी क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता। ये बात तो सही है, तो इसे गलत क्यों कह रहे हो तुम? एक बच्चा जो जिसने इसे गलत बोला स्टेटमेंट 1 को, अरे फ्रिक्शन एरिया पर निर्भर करता है, ये गलत होता। फ्रिक्शन एरिया पर निर्भर नहीं करता, ये बात सही है। कोई बात नहीं समझ में इसलिए नहीं आया क्योंकि तुमने लिखा नहीं है चारों स्टेटमेंट, आपने केवल सुनी है। जिसने चारों स्टेटमेंट लिखी है पेन से उन्हें समझ में आ गया है। क्वेश्चन है कौन सी स्टेटमेंट गलत है? सब बच्चे कह रहे हैं सभी ठीक, सभी ठीक। तो आपको मैं बता दूं इसका आंसर है 2 नंबर। इसमें दूसरे नंबर की स्टेटमेंट गलत है, सेकंड नंबर वाली स्टेटमेंट गलत है। सेकंड स्टेटमेंट थी फ्रिक्शन ऑलवेज अपोजेज द मोशन, ये स्टेटमेंट गलत है। घर्षण हमेशा गति का विरोध करता है, बिल्कुल गलत है। घर्षण हमेशा गति का विरोध नहीं करता, ये कई बार गति का हेल्प भी करता है। कैसे बताऊंगा, कल लिख लो। घर्षण हमेशा गति का विरोध नहीं करता है, यह कई बार गति की सहायता भी करता है। घर्षण हमेशा गति का विरोध नहीं करता है, यह कई बार गति की सहायता भी करता है। तो हमें मिस कॉन्सेप्शन है ये, हमें लगता है कि घर्षण गति का विरोध करता है। नहीं, घर्षण हमेशा नहीं करता, कई बार हेल्प भी करता है। ज्यादातर वो अपोज ही कर रहा होता है पर वो कई बार हेल्प भी करेगा। तो ये स्टेटमेंट गलत थी। देखो एक मैंने टेबल ली, इस टेबल के ऊपर मैंने आपका एक ब्लॉक रख दिया, ये बड़ा ब्लॉक, इसके ऊपर रख दिया मैंने बच्चों एक छोटे वाला। तो ये टेबल में और बड़े ब्लॉक में फ्रिक्शन लग रहा है और बड़े ब्लॉक में छोटे में लग रहा है। फ्रिक्शन हमेशा गति का, हाँ लाइव क्लास है, फ्रिक्शन हमेशा गति का विरोध नहीं करता है, कई बार गति की हेल्प भी करता है। देखो कैसे, देखो आप एक चीज देखना, ये बड़ा वाला ब्लॉक है, मैंने इसे फोर्स लगाया, एफ बल लगाया, इसने आगे बढ़ना शुरू कर दिया। तो आप बड़े वाले ब्लॉक को फोर्स लगाओगे ना, सब आगे बढ़ाओगे, तो जो टेबल है, तो टेबल का जो फ्रिक्शन है उसका गति का विरोध करेगा। वो कहेगा भाई आगे क्यों जा रहा है, मत जा। ब्लॉक जा रहा है आगे, तो फ्रिक्शन इसका अपोज कर रहा है, तो ठीक है। लेकिन मुझे एक चीज बताओ, मान लो कि मैंने टेबल बड़ी सी ले ली है, आपने फोर्स लगाया आगे को, फ्रिक्शन ठीक है विरोध कर रहा है, कुछ देर के बाद मान लो ये दोनों यहां पहुंच गए, तो मेरे समझ में एक चीज नहीं आई, वो ये है कि ठीक है मैंने बड़े वाले ब्लॉक पर फोर्स लगाया तो बड़े वाला ब्लॉक आगे जा गया, ये बात समझ में आ रही है, ये बात ठीक है। लेकिन ये छोटे वाला ब्लॉक आगे क्यों चला गया? छोटे वाले ब्लॉक पर तो मैंने कोई फोर्स ही नहीं लगाया, फोर्स तो बड़े वाले ब्लॉक पर लग रहा है, तो बड़ा वाला ब्लॉक आगे जाना चाहिए था। छोटे वाला ब्लॉक आगे क्यों गया? ये छोटे वाला ब्लॉक तभी आगे जा सकता अगर इसमें भी कोई फोर्स लग रहा हो, और यहाँ पे केवल एक ही फोर्स लग रहा है। वो पता क्या लग रहा है? दोनों ब्लॉक के बीच का फ्रिक्शन। तो यहाँ पे क्या होता है, जो छोटे वाला ब्लॉक है ना, उसे फ्रिक्शन हेल्प कर रहा होता है, यहाँ पे फ्रिक्शन इसे आगे की तरफ लेके जा रहा होता है। अगर यहाँ पे फ्रिक्शन ना होता ना, पता क्या होता, आप बड़े वाले ब्लॉक को खींचते और ये बड़ा वाला ब्लॉक तो आगे चला जाता और छोटा वाला ब्लॉक वहीं के वहीं गिर जाता। तो अपने बड़े वाले ब्लॉक को आगे लेके गए, अगर छोटा भी साथ साथ चल रहा है तो ऐसे तभी हो सकता है अगर दोनों के बीच में घर्षण काम कर रहा हो, और यहाँ पे जो घर्षण है ना वो छोटे वाले ब्लॉक को आगे ले जाने में हेल्प करेगा। तो फ्रिक्शन हमेशा गति का विरोध नहीं करता, फ्रिक्शन कई बार गति की हेल्प भी कर रहा होता है। तो इस बात को ध्यान रखना कि फ्रिक्शन हमेशा गति का विरोध नहीं करता, ये कई बार गति की हेल्प भी करता है। तो इस बात को ध्यान रखेंगे, उसमें लिखेंगे फ्रिक्शन हमेशा गति का विरोध नहीं करता है, ये कई बार गति की सहायता भी करता है। देखो यहाँ तो विरोध कर रहा है बड़े वाले का फ्रिक्शन, लेकिन छोटे वाले की सहायता भी कर रहा है। घर्षण हमेशा गति का विरोध नहीं करता, कई बार गति की सहायता भी करता है। फ्रिक्शन डज नॉट ऑलवेज अपोजेस द मोशन, फ्रिक्शन डज नॉट ऑलवेज अपोजेस द मोशन, समटाइम्स इट हेल्प्स द मोशन, समटाइम्स इट हेल्प्स द मोशन। घर्षण हमेशा गति का विरोध नहीं करता है, ये कई बार गति की सहायता भी करता है। आपको सोचो, देखो भाई आपने बड़े वाले ब्लॉक को फोर्स लगाया, बड़े वाला ब्लॉक आगे गया, समझ में आया,
पर बड़े वाले ब्लॉक के ऊपर जो छोटा ब्लॉक रखा था अगर वो भी साथ में आगे जा रहा है तो कोई वस्तु आगे कब जा सकती है, किसी वस्तु को आगे कब जाएगी, जब उसको कोई बल लग रहा होगा। तो इनके बीच में तो एक ही बल लग रहा है, घर्षण बल। यानी यहाँ पे घर्षण क्या है, फ्रिक्शन क्या है, उसकी हेल्प कर रहा है, उससे आगे लेके जा रहा है। अगर यहाँ पे घर्षण ना होता ना तो मैंने कहा कि बड़े वाला ब्लॉक जैसे आप खींचते आगे को तो ये बड़े वाला ब्लॉक तो निकल जाता आगे और छोटा वहीं का वहीं गिर जाता, क्योंकि छोटा आगे बढ़ ही नहीं सकता, उसमें कोई फोर्स ही नहीं है। फोर्स है फ्रिक्शन, तो तभी वो आगे बढ़ेगा। तो फ्रिक्शन कई बार गति की हेल्प भी करता है। समझ में? तो हमने क्या क्या पढ़ा, दोबारा सुनना देखो। अब जो एसएससी वाले बच्चे हैं उन्हें क्या क्या पढ़ना है। पहली बात, फ्रिक्शन हमेशा गति का विरोध नहीं करता, फ्रिक्शन कई बार गति की सहायता करता है। एक तो इस बात को ध्यान रखना है। एक, फ्रिक्शन क्षेत्रफल पर डिपेंड नहीं करता है। तीसरा, फ्रिक्शन स्पीड पर भी डिपेंड नहीं करता है। सीमांत घर्षण लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या है, स्टैटिक फ्रिक्शन का अधिकतम मान है। कोई वस्तु रुकी है तो स्टैटिक फ्रिक्शन काम करता है जो कि अपनी वैल्यू को बढ़ाता है। कोई वस्तु चलती है तो काइनेटिक फ्रिक्शन काम करता है जिसकी वैल्यू फिक्स होती है। इसके अलावा हमने क्या पढ़ा कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन घर्षण गुणांक के दो फॉर्मूले हैं, म्यू इक्वल टू tan थीटा और म्यू इक्वल टू tan अल्फा। अल्फा थीटा की वैल्यू दे देगा, म्यू की वैल्यू निकाल लेंगे। ये तो थीटा अल्फा होते हैं बराबर। ये होता है विराम का कोण जिस पर कोई वस्तु फिसलना शुरू कर दे, और ये होता है एंगल ऑफ, ये होता है फ्रिक्शन, घर्षण कोण। यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? नरेश कुमार करे मेरा नाम ले लो। ठीक है भाई, ले दिया, क्या हो गया इससे? अब यहाँ पे कोई डाउट हो तो मुझे बताओ, तब हम आगे बढ़ेंगे। यस, घनश्याम सुकुरे जी, ठीक है। गति के समीकरण भी हाँ पढ़ाएंगे, अभी कभी पढ़ा देंगे बीच में। तो रेलवे वाले बच्चे ये म्यू इक्वल टू tan थीटा म्यू इक्वल टू tan अल्फा को याद कर लेंगे, या रेलवे वाले बच्चे ये फॉर्मूला भी याद कर लेना, F इक्वल टू म्यू mg cos थीटा। तो थीटा की वैल्यू आपको दे देगा पेपर में, अगर नहीं देगा तो प्लेन सरफेस कहेगा तो थीटा की वैल्यू 0 मान के cos 0 को 1 कर देना। तो फिर आपको क्या करेगा, वो म्यू की वैल्यू दे देगा, m दे देगा, g दे देगा, f पूछ लेगा। एक डाउट है, बताओ भाई नवन जी क्या डाउट है? बाकी बच्चे कह रहे क्लियर है, ठीक है। एसएससी वाले बच्चे अपने लिमिट के साथ समझेंगे, वो फॉर्मूले पे कम ध्यान देंगे, न्यूमेरिकल पे। एक क्वेश्चन और करवा दो भाई, इतने तो करा दिए, 1.5 घंटा केवल फ्रिक्शन खत्म किया है। नरेश कुमार कह रहे हैं मैं लाइव हूं क्या? बताओ भाई, जब तुमने आज की क्लास वाले वीडियो पे क्लिक किया तो भाई लाइव ही होंगे आप। पीडीएफ डलवा देंगे अभी हम, टेंशन मत लो। फ्रिक्शन हाउ हेल्प, कैसे हेल्प कर रहा है रजीत कुमार जी? मैंने ऊपर लिखा है 2 ब्लॉक वाला एग्जांपल हेल्प कर रहा है वहां पे। रेलवे एनटीपीसी प्रिपरेशन साथ हो सकती है भाई, एनटीपीसी का पेपर रेलवे लेता है, रेलवे का ही है एनटीपीसी। रामलाल जाट जी, एनटीपीसी वो पेपर रेलवे तो लेता है। बुक बता दो, बुक मैंने कहा कि प्रीवियस ईयर कर लो, आर्यंत की बुक से, इंग्लिश वाले, हिंदी वाले घटना चक्र से। जो वस्तु ऊपर रखी है स्टैटिक फ्रिक्शन ही काम कर रहा है, क्योंकि वो रुकी हुई है वस्तु, उसके ऊपर रुकी हुई है ना। सर अगर एफ विरोध नहीं करता तो वस्तु के ऊपर वाली वस्तु पर स्लाइड फ्रिक्शन लगेगा ना। हाँ, अगर ये फ्रिक्शन ना होता तो वस्तु स्लाइड कर जाती, अगर ये फ्रिक्शन ना होता, अगर ये फ्रिक्शन हेल्प ना कर रहा होता तो वस्तु स्लाइड कर जाती। ये हेल्प कर रहा है तो इसलिए साथ साथ लेके चल रहा है उसे आगे। नोट्स में दूसरा चीज लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ दूसरा चीज भाई सतीश जी? डेटा होते से खत्म होता है, ठीक है, कोई 1.5 घंटा क्लास से पढ़ाऊंगा मैं, टेंशन मत लो। श्याम कुमार कहते दूसरा चीज लिखा हुआ है भाई, देखो हर क्लास में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे तो होता ही है, कहीं 4 लाइनें ज्यादा पढ़ाता हूँ, कहीं 4 लाइनें कम। पड़ोसी का वाईफाई भी बंद है। रामलाल जाट जी, रेलवे, हाँ रेलवे एसएससी का हो सकता है साथ साथ ही, बस रेलवे के अंदर थोड़ा सा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन भी आ जाते हैं साइंस से, एसएससी में नहीं आते। एसएससी में प्योर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं और न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आएगा, और आपको करना भी नहीं है अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं। पीडीएफ मिल जाएगा जब ग्रेविटी वाला चैप्टर करा दूंगा, उसके बाद छोड़ दें। चलो चलो आज के लिए इतना ही, बाकी अगली क्लास में देखेंगे। चलो।
अगली क्लास में पढ़ाऊंगा मैं सर्कुलर मोशन और फिर स्टार्ट करेंगे ग्रेविटी। ठीक है, डेटा बच्चों पर जल्दी खत्म होता है, 1.5 घंटे में तुम डेटा रोने लग जाते हो सारे बच्चे, क्या चक्कर है? इस क्लास में ज्यादा करते हैं डेटा का। क्या सभी वाईफाई लगवाओ भाई, 500-400 रुपये का लग जाता है आजकल तो वाईफाई महीने का, फुल स्पीड से इंटरनेट मिलेगा, अधिक से अधिक क्लास करो, वरना 1 आध GB के चक्कर में रहो तो खत्म हो जाएगा। वाईफाई रहेगा अच्छे क्लियरिटी में देखना 720 में, और मजा आएगा। चलो ओके, अगला करूंगा मैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, एक समान वृत्तीय गति। ठीक है।